था 2017 में कि 2018 में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। 2018 में तो मुझे नेकेड डेथ थ्रेट्स कि बीबी अब कोई बोला बानी पीटीआई के बारे में तो उसको उड़ा दिया जाएगा। आपका जो किताब लिखना था दरअसल वो आपकी तरफ से इंतकामी कार्रवाई थी। कौन ये लिखेगा? आपने उस जमात की कैंपेन चलाई जिस जमात के खिलाफ आज आप बात कर रही हैं। अगर आज मैं मिसेस तलहा से पूछूं तो कभी आपकी बुराई नहीं करेंगी। मिस रेहम, आपने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की अलबन जाना करके, उसके बाद दोबारा से उस तरफ रुझान नहीं गया आपका? फैसल भाई ने पैसे देना छोड़ दिया। तो आपके मुताबिक जो भी मुल्क के हुक्मरान हैं, मेरा ख्याल है आपको भी पता है, सारी आवाम को भी पता है कि कुछ कबूतर उड़ा के पहुंचे हैं और कुछ के कबूतर उड़ाए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट एट 5 के साथ आपका मेज़बान तलहा अनवर हाजिर खिदमत है। आज हमारे शो में मौजूद हैं एक ऐसी मेहमान जो कि शोबे सहाफ़त से ताल्लुक़ रखती हैं। शोबे सहाफ़त के अलावा भी बहुत कुछ किया है, इसके अंदर फ़िल्म मेकिंग भी है, लोगों से बातचीत भी है और साथ ही साथ मुल्क के लिए बेहतर सोच होने के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी में बेहतरियाँ लाने के लिए भी कोशां हैं। इस मुख्तसर से तारुफ से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी खुसूसी दावत पे आज तशरीफ़ लाने वाली मोहतरमा जनाब रेहाम खान साहिबा आज हमारी मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे अभी तक शायद अफसोस है कि मैं आपका इंट्रोडक्शन इतनी तफसील नहीं दे सका जिसकी आप हकदार थी। आप थोड़ा मुझे पहले ये बताएं कि आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं और क्या कर रही हैं? $1 मिलियन क्वेश्चन तलहा, सब यही पूछना चाहते हैं कि कर क्या रही हैं, आखिर आप करती क्या हैं, क्या करती रहते हैं? तो आई थिंक कि आजकल भी वही कर रही हूँ जो पहले कर रही थी। अब थोड़ा-सा डॉक्यूमेंट करना शुरू किया है, क्योंकि जो मैं 2012 में जब पाकिस्तान आई, तो तब तो एक फैमिली सिचुएशन की वजह से आई, अपनी वालिदा के लिए आई। लेकिन साथ मैंने सोचा था कि 1-2 प्रोग्राम करूँगी, शायद थोड़ा-सा टीवी पे काम करूँगी। जैसे लोग सोचते हैं ना कि बाहर इतनी मेहनत की है, बाहर इतने बर्तन धोए हैं, इतनी ड्राइविंग की है, पाकिस्तान में आके मैं ज़रा थोड़ा-सा अय्याशी करूँगी, लेकिन वो हो नहीं सका। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, तो आई जस्ट गॉट इन्वॉल्व्ड और वो जो खैबर पुख्तनख्वा की जो डायनामिक्स थे, वो सियासत या वो सीन जो मुझे बचपन का याद था और बलूचिस्तान का भी, जो 2 एरियाज़ जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी रहे एंड ऑब्वियसली बिकॉज़ मैं वो ज़बान बोलती हूँ, उस कल्चर को समझती हूँ और उसकी नॉलेज ज़रा ज़्यादा थी। तो मैंने उस पे फ़ोकस करना शुरू किया, तो बहुत इश्यूज़ के अंदर मैं इन्वॉल्व हो गई और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो कि मुझे लगा कि लोग जो ऐवानों में बैठे हुए हैं ना, जो वो ड्राइंग रूम की सियासत करते हैं, जो कि सिर्फ़ पॉश सेक्टर्स में इस्लामाबाद के बैठे होते हैं या कराची के बड़े कोई हाई एंड रेस्टोरेंट्स में बैठे होते हैं, उनको पता नहीं है कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, लोगों की सिचुएशन क्या है। फिर कुछ अरसा गुज़रा तो मुझे समझ आई कि वो जानना चाहते भी नहीं हैं। वो शायद गर्मी में, धूप में आके देखना नहीं चाहते। वो देखना नहीं चाहते कि कहाँ-कहाँ गटर खुले हैं। उनको बदबू आती है, उनको तकलीफ़ होती है, तो वहाँ जाते ही नहीं, वो देखना नहीं चाहते। लेकिन मैंने वो ज़िंदगी का मकसद उस वक़्त से बनाया। फिर जब ऑपरेशन की बातें हुई, ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन की बातें हुई, तो मैंने बड़ी उस वक़्त मुखालफ़त की और फिर जाके ग्राउंड पे काम किया। इस वजह से नहीं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इंतहा पसंदों को या दहशतगर्दी को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसको इंटेलिजेंस बेस्ड होना चाहिए, जिसमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जो हमारे कप्तान हैं, लांस नायक हैं, मेजर्स हैं, उनकी शहादतें भी ना हों और हमारे जो बच्चे और ख़वातीन हैं, वो दर-बदर ना हों। आईडीपी जिसको कहते हैं, घर में रहते हुए घर से दर-बदर ना हों। तो मेरा ख़्याल है कि वो एक्टिविज़्म जो था उसको मैंने डॉक्यूमेंट कभी नहीं किया और उसकी वजह ये थी कि अक्सर ऐसे एरियाज़ में आप काम कर रहे होते हैं जहाँ आप नहीं चाहते कि उसकी फुटेज बाहर दुश्मनों के हाथों में आए। और मुझे उस वक़्त भी अंदाज़ा था कि प्रॉक्सी वॉर हो रही है, शुरू हो चुकी है और वो वही हुआ। आपने देखा बलूचिस्तान में इतना बड़ा एक क्या कहेंगे, मतलब एक प्रॉक्सी वॉर की इंतहा हो गई जाफ़र एक्सप्रेस की सूरत में। और कैसे उनके पास इतनी इंटेल थी कि इस तरह से, मतलब ऑलमोस्ट 2 दिन लगातार आपने यरगमाल बनाया ख़वातीन को, बूढ़ों को, बच्चों को, लेबरर्स को, मज़दूर क्लास को। ना सिर्फ़ ये कि हमारी
आर्म्ड फोर्सेस को और जो लॉ इन्फोर्समेंट है, इंटेलिजेंस को, उसको मैनेज करना पड़ा, उसको बड़ी केयरफुली हैंडल करना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद हमने अपना जो मौक़िफ़ था, दुनिया के सामने पेश नहीं कर सके। उसके कुछ हफ्तों के बाद आपका पहलगाम में एक अटैक होता है, जो कि बड़ी ही सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में होता है, कि 1.5 घंटे उनकी अपनी इमदाद नहीं पहुंचती और वो सारी दुनिया में ढंढोरा पीटते हैं और हमको जज ज्यूरी खुद ही बन के हमको क्रिमिनल करार दे देते हैं और फिर हमारी रेजिडेंशियल एरियाज पे बॉम्बिंग कर देते हैं। तो मैं ये करती रही हूँ इतने सालों से। अब जो मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ, अब मैं उसको फिल्म कर रही हूँ और मैं दिखा रही हूँ लोगों को। और वो इसलिए भी दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी ऐवानों में तो जो 24 करोड़ अवाम है ना, जो पाकिस्तान का पानी पीता है, जो दुबई में और यूके में अपनी गर्मी की छुट्टियां और न्यू ईयर्स नहीं मनाते, जो बिजली का बिल नहीं दे सकते, उनकी ऐवानों में नुमाइंदगी नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें हर हलके में जाके इनको ज़रा आईना तो उनको नहीं दिखा सकते, लेकिन शायद मैं लोगों को इंस्पायर कर सकती हूँ कि आप ये बड़ी गाड़ियों वालों को नुमाइंदगी ना दें। वो लोग जो हलके में रहते हैं, जो आपके मोहल्लेदार हैं, जो उन्हीं स्कूलों से पढ़े हैं जिनसे आप पढ़े हैं, जिनकी कोई पर्ची नहीं है, उनको आप नुमाइंदगी दें। एंड आई रियली वांट टू फोकस कि ख़वातीन की नुमाइंदगी हो। और इसमें कोई मेरे नज़दीक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि जिसमें आपको अपनी कोई मशरक़ी जो रिवायात हैं या हमारा शरिया जिसकी इजाज़त देता है या नहीं देता, उसको क्रॉस किया जाए। मेरा ख़्याल है ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम अपनी चादर, चारदीवारी, अपनी जो कल्चरल सेंसिटिविटीज़ हैं, उनको मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए हम ख़वातीन की नुमाइंदगी को आगे ला सकते हैं और उसके साथ-साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बहुत खूब। मिस रेहम, आपने जो बात की, जो आपने अपनी जद्दोजहद का ज़िक्र किया, उससे हमें ये पता लगता है कि आप मुख्तलिफ़ शोबाजात पे इंसानी ज़िंदगी के पहलुओं पे काम कर रही हैं। ये जद्दोजहद क्या सियासी होगी या ये महज़ एक खिदमत अवाम फलाही बहबूद एनजीओ की तर्ज पे रहेगी? देखिए तलहा, कराची में ना शिपा सर्विस चलती है। अब्दुल सत्तार दीदी साहब की सर्विस चलती है। आपको याद है जब 800 लाशें कराची में हीट वेव के बाद पड़ी थी, तो शिपा की एम्बुलेंसेस आई, हुकूमत की नहीं आई। ये हुकूमतें ये समझती हैं कि जब कोई फलाही बहबूद के काम करता है तो वो कहते हैं अच्छा ये कर रहा है, चलो छोड़ो, मुझे क्या ज़रूरत है एम्बुलेंस सर्विस देने की, शिपा कर लेगी। तो मैं समझती हूँ ये सिचुएशन ही गलत है। मैं समझती हूँ जद्दोजहद सियासी ही होनी चाहिए और सियासी जद्दोजहद के बड़े एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है कि आप एमपीए बन जाएँ, किसी की मखसूस नशिस्त पे, जो कि ख़वातीन के लिए एक रोल महदूद किस्म का रोल बनाया हुआ है कि आप एक वाज़ की, एक डेकोरेशन पीस के तौर पे आ जाएँ, आपकी सुनी ना जाए, आपको बोलने की इजाज़त ना हो, बस आप कोई अच्छा-सा पीला जोड़ा पहन के आएँ तो स्पीकर साहब कहेंगे क्या वाह! जोड़ा आपने पहना हुआ है। ये एक महदूद सा रोल है। दूसरा एक रोल मैं समझती हूँ सियासी जद्दोजहद का, वो है कि आप लोगों को आगाही भी दें और उनको एनेबल करें कि आपको खुद अपनी नुमाइंदगी करनी है। क्योंकि मैं समझती हूँ हर चीज़ सियासी है। ये पानी हम पी रहे हैं, इसका जिस क्वालिटी का पानी हम पी रहे हैं, बिजली जनरेटर की आवाज़ मुझे आ रही, ये सब सियासत है। हम जिस तरह से रह रहे हैं, जिस खौफ में ज़िंदा है, ये सारी सियासी जद्दोजहद ही से मुमकिन है कि या ये हम ठीक कर लें या हम इस तरीके से बैठे रहें। तो मेरी आदत नहीं है, आई एम अनकॉम्प्रोमाइज़िंग पर्सन। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ। जैसे मैं पाकिस्तान में आई तो लोगों ने कहा, "मैडम यहाँ पे ऐसे ही होता है, यही चलता है।" तो देखिए अच्छी चीज़ किसी किसी माशरे की पिक करनी चाहिए। जो चीज़ अच्छी है, हमारे माशरे में बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बिजली भी नहीं आती 20-20 दिन, पानी भी नहीं आता, टैंकर को आप 18,000 रुपए भी देते, फिर भी पानी नहीं आता, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, ये अच्छी बात है। बेहतरीन। यानी ठीक है? कि इस बात को आप पबांग रहल कहती हैं कि आपके कुछ सियासी अज़ाइम हैं, जो मुस्तक़बिल में किसी सियासी जमात की सूरत में भी हो सकते हैं। आई थिंक क्योंकि देखिए जो एग्ज़िस्टिंग सियासी जमा है, म आप आपके अगर मैं क्रू से पूछूँ तो क्या आप मुझे बख्श देंगे ये जो इस वक़्त जो सियासी जमातें हैं, वो जो कि बंद है और वो जो कि सो कॉल्ड आज़ाद हैं, मैं उनके साथ मैच नहीं करती। हम में से कोई जो भी नौकरी पेशा है, जो भी अपने बिल खुद देना चाहता है,
ठीक है, जिसके बिल कहीं और से नहीं आ रहे, जिसका पेट्रोल फ्री नहीं है, जो गाड़ियाँ खुद खरीदता है, जो कि अपने हैंडबैग खुद खरीदता है, जो जूते खुद खरीदता है, हम इनके साथ बैठ ही नहीं सकते। ना ये हमारे साथ बैठ सकते हैं, ना मैं इनको बर्दाश्त कर सकती हूँ, ना ये मुझको बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि मुझसे तो जी हज़ूर ही नहीं होती। श्रेयाम, आपने सहाफ़त से अपने करियर का आगाज़ किया और अब आप एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रही हैं। मगर इस सफ़र के दौरान आपने कई मुश्किलात भी देखी और हमने पिछले दिनों आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो ग़ालिबन कराची में ही थी। उसमें आपने मीडिया से बड़े गिले-शिकवे किए। आपने कहा मीडिया जो है ये नहीं करता, मीडिया वो नहीं करता। देखिए, मीडिया जो भी फ़ैसला लेता है वो हालात और वक़्त के दायरों के तहत लेता है। अगर उसको कोई डायरेक्शन देने लगे तो फिर वो मीडिया तो ना हुआ ना। देखिए, मीडिया अगर हालात को देखकर किसी मजबूरी के तहत कोई सहाफ़त करे तो फिर वो सहाफ़त तो ना हुई ना, फिर तो उसको कुछ और नाम दिया जाएगा। तो मीडिया से मेरे गिले हैं और मेरे मीडिया से पहला गिला ये है कि अमेरिका में मीडिया जो कर रहा है ना, वो उनकी डीप स्टेट के मुताबिक कर रहा है। उनका जो एजेंडा है, उनका जो लॉन्ग टर्म गोल है कि उन्होंने चाइना कंटेनमेंट करनी है, उन्होंने आपका जो गज़ा सी फ्रंट है, वो लेना है, उन्होंने एक नई कैनाल बनानी है, उन्होंने कंटेन करना है, उनको सीरिया के बाद फ़लस्तीन, फ़लस्तीन के बाद ईरान, ईरान के बाद टर्की, खुदा न ख़ास्ता पाकिस्तान की तरफ भी मैली नज़रें। ये उनका एजेंडा है, तो दैट्स फाइन। यूके में भी लोगों का एजेंडा हो सकता है। पाकिस्तान में मीडिया का एजेंडा क्यों उनके एजेंडे से मैच करता है? पाकिस्तान में जो मीडिया का एजेंडा है ना तो आप अवाम की बात करता है। मीडिया जो है आपको नहीं बताता। अगर मैं कोई बात ऐसी उजागर करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी मानसेरा से आई हूँ। मेरा वालिद साहब का जो आबाई गाँव है वो मानसेरा बेल्ट में आता है। वहाँ पे जंगलात में आग लगी हुई है, हर साल लगती है। मेन स्ट्रीम मीडिया को फुर्सत ही नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया एक सियासी पार्टी और एक सियासी किरदार के बीच में से निकल ही नहीं पाता। और ये अब आप देखें कि उस दिन जब मैंने ये मुबारकबाद देने के लिए गई प्रेस क्लब के जो सदर हैं, वो भी हमारे हमारे ही एरिया से हैं और वो बहुत मुझे बड़ी खुशी हुई कि दोबारा उनको सदर बनाया गया। मैं उनको मुबारकबाद देने के लिए गई थी। उन्होंने कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैं उनसे गिला ये कर रही थी कि भाइयों, बीबियों, मुझे क्यों नहीं पता चला ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। अव्वल तो मुझसे ना पूछे, ज़रदारी साहब से पूछे, सदर साहब वो हैं। दूसरा ये कि ये चीज़ वायरल नहीं हुई, वायरल कुछ और हो रहा है। तो मैंने कहा कि वो तो अगर अपने को वायरल कर रहे हैं इट्स फाइन, एक पार्टी का तो ये मौक़िफ़ हो सकता है, टारगेट हो सकता है। मीडिया क्यों, मतलब मुझे भी सामने देखते हैं, नहीं मैंने नहीं सवाल का जवाब देना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे नहीं पता किसके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कौन अंदर है, कौन कितने अरसे अंदर है, कौन बाहर है, ना पूछें। मैंने कहा मैं तंग आ गई हूँ। अब आप उनकी ज़हानत देखें कि उन्होंने वो एक क्लिप निकाल के वो वायरल किया। पूरी 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मैं ये कह रही हूँ कि भई बताओ तो सही शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, टीवी पे नहीं दिखाते हो तुम लोग। बताओ तो सही कि फील्ड मार्शल साहब को यूके इतने हाई प्रोफाइल विज़िट पे बुलाया हुआ था उस वक़्त। यूके बुलाया हुआ था, किंग ने बुलाया हुआ था, किंग चार्ल्स ने बुलाया हुआ था। मैंने कहा वो आप दे ही नहीं रहे हैं। तो मैं तो ये पूछ रही थी क्या कितने डॉलर मिल रहे हैं आपको कि आप नहीं बता रहे कि प्राइम मिनिस्टर कौन है? नहीं बता रहे कि फील्ड मार्शल को यहाँ कीनोट स्पीच देने के लिए बुलाया है। अब उन्होंने वो सारा का सारा, और ये मेरा ख़्याल है कि या तो मीडिया की काहिली है, या वो बहुत तेज़ है, या आप लोग बाकी बहुत सुस्त हैं। बिकॉज़ मैं समझती हूँ कि ये जो सहाफ़त हो रही है, ये 3+1 शोज़ जो हो रहे हैं, ये एक चीप लो कॉस्ट मॉडल है, जिसमें कोई भी आपने कन्क्लूज़न नहीं देनी। आपकी नीयत नहीं है अच्छा प्रोग्राम प्रोड्यूस करने की, क्योंकि सस्ता मॉडल है। एक को इधर से बुलाएँ, को दूसरी तरफ से बुलाएँ, वो एक-दूसरे को थप्पड़ मारें, गालियाँ दें, बीच में एक कहे नहीं, 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 बस ये आपका प्रोडक्शन मॉडल है। और हमने किया है 2012 से मैंने पाकिस्तानी 8 बजे का शो किया है, 10 बजे का शो किया है और तब भी मैंने ये जो है ना ये फ़ुज़ूलियात इजाज़त ही नहीं दी। उस वक़्त इतना बुरा नहीं था, उस वक़्त भी हमें एजेंडा मिलता था, उस वक़्त भी हमें 3 लाइन्स मिलती थी, मुझे भी मिलती थी, नहीं फ़ॉलो की। अच्छा, आप ये भी कहती हैं कि ये जो इलेक्शन हुए 13 के, 18 के, 24 के, ये हमें पता है इसमें क्या हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ? ज़रा हमारे व्यूअर्स को भी बता दें। देखिए 2013 में तो थोड़ा-थोड़ा हुआ। 2013 में तो इतना नहीं हुआ एंड आई थिंक प्रोबेबली बिकॉज़, लेकिन आई डू थिंक कि 2013 में ये डिसाइडेड था
कि केपी पीटीआई को जाएगा, पंजाब पीएमएलएन को मिलेगा। पीएमएलएन को आखिरी मिनट तक ये पता नहीं था, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे ये। 23 मार्च का जब जलसा, मैंने चूँकि पहले जलसे नहीं देखे थे, तो 23 मार्च का जलसा मैंने पहली दफ़ा एक पीटीआई का जलसा देखा। तो मुझे कोई ख़ास बहुत आउट ऑफ द ऑर्डिनरी भी नहीं लगा और मुझे बुरा भी नहीं लगा। लेकिन जब मैंने तो जाके वहाँ पे देखा, और नॉट ओनली सहाफ़त की नज़र से, बट एक्चुअली बिकॉज़ आई हैड नेवर सीन अ पीटीआई जलसा, मैंने कभी 23 मार्च का किसी का भी जलसा नहीं देखा था। तो मुझे काफ़ी डिसऑर्गनाइज़ भी लगा, कुछ अच्छी बातें लगी, मैंने बड़ा उसका फेयर एक अकाउंट दिया। लेकिन उसके फॉलोइंग वीक मेरी कुछ मुलाकात इंटरव्यूज़ के सिलसिले में किसी से पीएमएलएन की लीडरशिप से हुई, तो मुझे लगा कि वो बड़े डरे हुए थे। तो मुझे नज़र आ रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं तो अब नई आई हूँ पाकिस्तान में, मुझे क्या पता है? मैंने तो सर सफ़ेद नहीं किया हुआ था यहाँ पे, मैं तो ना पहले कभी किसी चीफ़ की ब्रीफिंग लेती थी, ना आज किसी चीफ़ की ब्रीफिंग लेती हूँ। तो जब मैं ज़मीनी हक़ाइक़ देख रही थी, तो मुझे लग रहा था कि क्या हो रहा है? और केपी चूँकि मैं पहचानती थी, कराची मेरा नहीं था फोर्टे, मेरा वो नॉलेज बेस नहीं था। तो मैंने इस वजह से भी कभी कराची पे कमेंट ही नहीं किया ज़्यादा, बिकॉज़ आई डिड नॉट रियली नो मच अबाउट इट। तो आपका एक सब्जेक्ट पे उबूर हो तो आप बात करें, या आपकी दिलचस्पी हो, या आप वो ज़बान बोलते हो। तो मुझे ये नज़र आ रहा था कि केपी तो पीटीआई को जा रहा है। ख़ासकर जब एनए 1 बिलौर साहब की शहादत हुई, तब मुझे लगा कि ये तो पीटीआई। तो मैंने उस वक़्त निशानदेही की कि शहरयार आफरीदी जीतेंगे, शहराम तरक्कई जीतेंगे, और इस पे एक हमारे अब तो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उस वक़्त मुझे डाँट भी पिटी। एक हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और काफ़ी टेम्परामेंटल से हैं, तो उन्होंने मुझे कहा, "बीबी आप नई आई हैं।" मैं चुप हो गई, पर मुझे पता था कि ये होने जा रहा है, क्योंकि मैं देख सकती थी, और मुझे ये भी नज़र आ रहा था कि पंजाब या जो फेडरल हुकूमत है वो पीएमएलएन को जा रही है। 2018 में तो सीन ही कुछ और था। 2018 में तो मुझे, जब पनामा हुआ 27 जुलाई को, तो उसके बाद तो जिसको कहते हैं ना नेकेड डेथ थ्रेट्स, कि बीबी आप तो समझ जाएँ, संभल जाएँ। अब कोई बोला बानी पीटीआई के बारे में तो उसको उड़ा दिया जाएगा। पहले मेरे पीएस को ये डेथ थ्रेट आई, फिर मेरे जो पुराने कंटेंट प्रोड्यूसर थे उनको आई, फिर मेरा एक कोऑर्डिनेटर था, उसके हॉस्टल पहुँच गए। मेरे पीएस की वालिदा गवर्नमेंट स्कूल टीचर थी, उनको धमकियाँ। तो जब मुझे धमकी मिली, तो फिर मैंने सोचा, ओह दिस इज सीरियस। मुझे बताया गया 10 साल प्लान है, शेरवानी तो वहीं जा रही है। आप तो ख्याल करें, आपके घर में 2 बेटियां हैं। बड़े बरादराना मशवरे भी आए, कुछ क्रिकेटर से भी आए फ़ोन कॉल्स, कि हमारा दिल तुम्हारे लिए दुखता है, तुम क्यों ऐसे पंगे लेती हो? जाओ तुम कहीं हॉलिडे पे चली जाओ। जब मुझे ये थ्रेट मिली, तो मैं हूँ प्योर ब्लडेड पश्तून, तो धमकी नहीं माननी हमने। शराफ़त से, तमीज़ से, मोहब्बत से आप हमसे कुछ करा लें। लेकिन फ़रेब कोई दे और धमकी कोई दे, वो अपनी गैरत के खिलाफ है। फिर मैंने 2 हफ्ते में बैठ के किताब लिखी। उससे पहले एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था। तो ये 2017 के अगस्त में जो मुझे थ्रेट्स आई हैं, आई रिमेंबर कि छोटी ईद और बड़ी ईद के दरमियान, फिर मैंने सोचा, ओह! अगर ये वाक़ई मुझे मार दिया, तो कौन लिखेगा ये कहानी? यानी कि मिस रेहम, आपका जो किताब लिखना था, दरअसल वो आपकी तरफ से इंतकामी कार्रवाई थी? नहीं, इंतकामी नहीं। इट वाज़ कि अगर इन्होंने मुझे वाक़ई मार दिया, तो पाकिस्तान में तो सच बोलने वाले हैं ही बहुत कम। अगर मुझे मार दिया, तो कौन ये लिखेगा? और देखिए ना, जो बातें मैंने उस वक़्त कही, मुझे क्या, चूँकि मुझे बताया गया था 2017 में कि 2018 में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। मुझे ये बताया गया था, और मुझे ये भी बताया गया था कि उनको भी हम लॉलीपॉप दे रहे हैं। वो भी अपनी शेरवानी शायद से लाएँ, लेकिन मिलेगी इधर। तो मुझे पता था कि मेरे पास वक़्त बहुत कम है, कि मुझे वाक़ई अगर उड़ा दिया गया, तो कौन लिखेगा? और फिर मैंने इस बात की निशानदेही की 2018 में, कि ये जो हाइब्रिड सिस्टम आया है, और मैंने किताब तो बाद में आई, क्योंकि किताब तो मैं आई वाज़न्ट एंटायरली प्रिपेयर्ड विद इट। किताब एक्चुअली पब्लिश 31 अगस्त 2018 को हुई है, इसलिए क्योंकि मुझे पब्लिशर ही नहीं मिल रहा था। मेरे इतने कनेक्शंस नहीं थे कि पब्लिशर आपके नॉर्मली रेडी होते हैं, जो लोग कनेक्टेड होते हैं। मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी कि कोई पब्लिशर मिले। मुझे बड़े उसके ऊपर, ज़ाहिर है, थोड़े बहुत चीज़ें, मेरे पास पैसे थे, लीगल रीड के लिए भी पैसे खुद देने पड़े। तो ये ऐसे काम लोग अकेले नहीं करते। तो वो मैंने बस नियत ठान ली थी, मैंने किया। लेकिन मैंने साथ-साथ आर्टिकल्स में, इंटरव्यू में जनरल बाजवा को एड्रेस करके कहा
कि आप देख लें आपके साथ क्या होगा। और मैंने इन लोगों को भी, पीटीआई वालों को भी और बाकियों को भी, कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम की बुनियाद रखी जा रही है, ये एक पपेट निज़ाम की बुनियाद रखी जा रही है और अब इसके बाद बदतरीज ज़वाल आएगा। अच्छा, आपने ज़िक्र किया पीटीआई था। आप ये भी कहती रही हैं कि पीटीआई को काउंटर करने के लिए, उसकी सोशल मीडिया टीम को टफ टाइम देने के लिए हमारे इदारे कुछ नहीं कर रहे, हमारी हुकूमतें क्यों नहीं कर रहीं? तो क्या आप नहीं समझती कि किसी को गैर ज़रूरी तौर से उसके जमहूरी हक से, आज़ादी, इज़हारे ख़याल राय से महरूम करने के लिए उसको कैद कर देना, उस पे कदम लगाना नामुनासिब अमल नहीं? नहीं, नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि किसी और को कर्व करें। मैंने हमेशा ये कहा है कि आप अगर टैंक आ गए हैं आपकी दुश्मन के पास, तो आप नेल क्लिपर के चाकू के साथ उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं मुकाबला करने में बिलीव करती हूँ। मैं मैं लोगों को बंद करने में, लोगों के ऊपर जबर करने पे, ये तो कोई जीत ना हुई ना। मैं तो पीटीआई नहीं हूँ कि बैक स्टैब करे। ये तो पीटीआई की रीत है ना कि एक खातून, एक घरेलू खातून और उसके बच्चों को आप, जो कि बिल्कुल जिसको पता ही नहीं है, आप अनसस्पेक्टेड उस पे अटैक कर रहे हैं। किताब आई 2018, 31 अगस्त 2018 को हार्पर कॉलिन्स ने पब्लिश की। अटैक मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर थ्रू आउट 2014 पीटीआई करती रही। फिर 2014 के आखिर में जब ट्वीट्स आई और सारी बातें शुरू हुई, तो उस दौरान, मतलब पहले ही हफ्ते से आप देखें उठाएं कि मेन स्ट्रीम टीवी पे, मैंने ये नहीं माइंड करती कि मुझे क्या कहा या मेरे बच्चों को क्या कहा। जो ज़बान इस्तेमाल की गई, वो गैर मुहज़्ज़ब ज़बान है कि आप टीवी पे इस्तेमाल करें जहां आपकी फैमिली बैठी हुई है, जो मेरे लिए इस्तेमाल की गई। और मैंने उस वक्त कहा, 2015 में जब मैं वापस आई, तो मैंने उस वक्त कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक टेलीविज़न चैनल जॉइन किया और मैंने कहा, अगर ये सारी बातें जो कर रहे हैं, प्रूव करें। पैसे लिए हैं, प्रूव करें। अगर आप कह रहे हैं कि इनके कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं, प्रूव करें, टेक मी टू कोर्ट, अरेस्ट मी। मैंने कहा ये बातें मैं तो बर्दाश्त कर लूंगी, रेहाम खान बर्दाश्त कर सकती है, मेरी बेटियां भी बर्दाश्त कर सकती हैं, आप नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे जब आप पे ये बात आई। और आपने देखा कि फिर वो हुआ, वो ही कुछ हुआ और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्योंकि जब भी आप किसी की किरदार कशी करते हैं, लोगों की किरदार की धज्जियां उड़ाते हैं या लोगों को परसिक्यूट करते हैं, हर शख्स से ये तवक्को करना कि वो मुस्कुराता रहेगा इज अनरियलिस्टिक। हर बंदा एक जैसा नहीं होता। तो मेरे ऊपर तो अटैक्स 2014 से शुरू हुए, 2015 के आखिर में इंटेंसिफाई हुए, फिर पूरा 2016, 2017, 2018 इसलिए आई एम सॉरी टू मैंने इंटरप्ट यू। आपने सुना। कहा कि 2014 से आप भी किरदार कशी का आगाज़ कर दिया, जिस जमात का आपने नाम लिया। जी, मगर आप जब उस जमात के साथ मेरा लिंक भी जोड़ा मगर जाता। आपने उसके बाद उसी जमात की कैंपेनिंग की। ज़मनी इंतखाबात में जाके आप हरीपुर में वोट माँगती रहीं उस जमात के बानी के लिए, और आपने ये भी कहा हम वज़ीरिस्तान भी जाएँगे। आपने उस जमात की कैंपेन चलाई जिस जमात के खिलाफ आज आप बात कर रही हैं। तो आपका ये स्टांस क्या नहीं समझती कि दोहरी पॉलिसी है? नहीं, दोहरी पॉलिसी बिल्कुल नहीं है तलहा। अगर आज मैं मिसेस तलहा से पूछूं और मैं पूछूं, तो कभी आपकी बुराई नहीं करेंगी, वो कभी बुराई नहीं करेंगे। और यही सवाल मैंने है ना कि आपने जानते-बूझते आँखें बंद कर ली थी। जानते बूझते की बात नहीं होती। आप एक हाँ, देखिए, थोड़ा आप सच तो आदमी नहीं, जब भी देखिए, बोलता है। मुझे लगता है तलहा कि मैं आई विल बी वेरी वेरी ब्लंट, दिल खोल के मैं आज आपसे बात करूंगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में लोग ये भूल गए हैं कि रेहाम खान इंसान भी है। आई थिंक इट जस्ट बिकॉज समबडी इज इन द पब्लिक डोमेन थ्रू नो फॉल्ट ऑफ माई ओन। मैंने नौकरी की, आपने कहा सहाफत से जुड़ी, बच्चों को पालने के लिए, ठीक है। मैं पाकिस्तान आई अपनी वालदा के लिए, मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी, ये था वो लंदन प्लान, मैं उनके लिए वापस आई। उसके बाद मैंने एक सिंगल आदमी से शादी की, क्योंकि मेरे प्रिंसिपल्स में किसी की दूसरी बीवी बनना वॉज नॉट पॉसिबल। और जब पाकिस्तानी खवातीन या कोई भी खातून हो, जब आपका कोई बहुत बुरी तरह से पीछा करता है, तो ये आप शायद, चूंकि मर्द है, शायद आप नहीं समझ सकते, लेकिन मैं वजाहत कर रही हूँ। फिर जब आपकी शादी हो जाती है, तो आप हर कोशिश करते हैं चीजें संभालने की,
चाहे उस शख्स में कोई मसला हो, आप पर्दे डालने की भी कोशिश करते हैं। ज़िमनी इलेक्शंस हरिपुर, मैं कैंपेनिंग के लिए नहीं गई थी। आपकी वीडियो मैं मौजूद है सोशल मीडिया मैं वज़ाहत करती हूँ। मैंने यही कहा ना कि मौजूद है। मैंने कहा तलक चूँकि पाकिस्तानी कौम शायद भूल गई है कि मैं थोड़ा-सा इंसान हूँ, ठीक है? इतना रोबोट। और मैंने आपको कहा कि मैं ये बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन कल अगर आपकी बेटी से किसी ने खुदा न खास्ता इस तरह से इनह्यूमेन रवैया रखा जो कि मेरे साथ रखा गया है, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। मैं तो उसे बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती हूँ। सो लेट मी एक्सप्लेन। जब हम ज़िमनी इलेक्शंस की बात करते हैं हरिपुर की, ये जुलाई-अगस्त की बात है। जो कैंडिडेट वहाँ था, वो कैंडिडेट चूँकि मेरी वालदा का ताल्लुक हरिपुर डिस्ट्रिक्ट से था और जिस कैंडिडेट की कैंपेनिंग के लिए हम गए, वो मेरे नाना की फैमिली फ्रेंड्स हैं। यानी कि वो जिसका चाचा है, वो बच्चा हमारे घर में पला है। इसका ताल्लुक बनीगाला से नहीं है। अब हमारी तरफ ये रिवाज है, आई एम श्योर कराची में भी ये रिवाज है कि जब आपकी किसी के साथ सोशल इंटरैक्शंस होती हैं, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, तो वो तवक्को आपसे ये करते हैं, अगर आप रेहाम खान हो या ना भी हो, किसी की पॉलिटिकल कनेक्शन में अहलियाँ हों या ना भी हों, तो वो आपसे तवक्को करते हैं कि आपको गाँव बुलाते हैं और तमाम बीबियाँ आके सारा जो आपका अवाम है उसको बताती हैं कि अच्छा जी, इधर ठप्पा इत्थे लाई। ठीक है? फिर आप उनको बताते हैं कि जी राजा साहब हैं, ठप्पा इत्थे लाई। फिर उनको रटाते हैं कि अच्छा ये टांगे पे, अच्छा टांगे पे। फिर वो कहती हैं रिक्शे पे, नहीं, नहीं, नहीं टांगे पे। तो हम ये बचपन से करते आए हैं, ये एक तरीका है। मुझे ये बताया गया था, यही बताया गया था कि अच्छा ये आपके भांजे के दोस्त के चाचा हैं और मेरे नाना की भी, जैसे मैंने आपको बताया, और ये आपकी वालदा का वो है। हम आपको आपकी वालदा का गाँव दिखाएँगे, क्योंकि मेरी पैदाइश पाकिस्तान की नहीं है। मैंने वाक़ई अपनी अम्मी का गाँव नहीं देखा होता। तो मुझे ये बताया गया था और ये बताया गया था कि आपको हम पनिया दिखाएँगे और ये बताया गया था कि बस वो लंच होगा और वहाँ पे मतलब जैसे शामियाने लगे होते हैं ना, ख़वातीन की तरफ जाएँगे। ये तो मुझे बताया ही नहीं गया था कि मैं घर से निकलूँगी और पीछे अनाउंस कर दिया जाएगा कि जी भाभी की अमली सियासत। नोबडी डिस्कस्ड दिस विद मी। ना मुझे पता था, ना मेरे बच्चों को पता था, ना मेरी फैमिली को पता था और मुझे ये भी नहीं पता था कि इस हलके का नंबर क्या है या क्या। जब मैं वहाँ पहुँची, आपको ये भी नहीं पता था कि वो किस जमात के टिकट पे खड़े हो? नहीं, मैं तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो हार्म इन सपोर्टिंग, ये तो सारी दुनिया में होता है। क्या डेविड कैमरन की बीवी उसके लिए कैंपेनिंग नहीं करती? दरवाज़े नहीं खटखटाती? उनकी जमात के लिए कैंपेनिंग नहीं करती? इसमें तो कोई, क्या आज अनुष्का शर्मा हर मैच पे विराट कोहली को सपोर्ट नहीं कर रही होती है? तो आप अजीब-सी बात करते हैं। भई जो भी आपका हस्बैंड करता है, से आपका हस्बैंड डेंटिस्ट होगा और उसकी रिसेप्शनिस्ट चली जाएगी, बीमार हो जाएगी, उसके घर में फौतगी हो जाएगी, तो आप नहीं कहेंगे कि मेरी रिसेप्शनिस्ट नहीं है, तुम खड़ी हो जाओ। हमने तो ऐसे ही देखे हैं, हमने तो अपनी वालदा को भी ऐसे देखा है। आपको तो पता है, ये तो पाकिस्तान की तो हकीकत नहीं है, ग्लोबल हकीकत है। हम तो वो मुल्क हैं जनाब कि जहाँ आपका 56% 56% जो काम कर रहा है ज़राअत के शोबे में, वो उसको पैसे नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो माँ है, वो बहन है, वो भाभी है, वो बेटी है। तो आपकी तो आदत है ख़वातीन से मुफ्त में काम कराना, फिर उनको ज़लील कराना। जिस दिन रोटी ठंडी हुई उस दिन उसको तीली लगा के जला देना और कहना खुद इसने आग लगा दी। तो रेहाम खान के साथ भी वही हुआ है जो हर पाकिस्तानी खातून के साथ हुआ है कि अच्छा जी, वो जल गई, वो उसने अपने को जला दिया, फिर वो चल के जाके खाई में खुद गिर गई। तो ये बातें ना अजीब सी यानी कि आपके बकौल आपने सैक्रिफाइस किया। नहीं, आपके ज़हन में कहीं ये बात नहीं थी कि मैं भी मुस्तकबिल की खातून अव्वल हो सकती हूँ? एब्सोल्युटली नॉट। उसकी वजह ये थी और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मेरे साथ अगर कोई भी हो तो मैं उसको मफाद परस्ती ना करने दूँ। चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे वो मेरा भाई हो, मैं उससे अलहदा हो जाऊँ। इस तरह से, जिस तरह से 2018 में जो कुछ भी शेरवानी मिली, ये मेरा तो ख़्याल है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। इख्तियार के बगैर पोज़ीशन का मिलना चपड़ासीइज़्म है। तो मैं चपड़ासी बनने की कायल नहीं और मैं ना चाहूँ। देखिए, जिस जिस इंसान की आप दिल से इज़्ज़त ना कर सकें, कॉम्प्रोमाइज़ आपको नज़र आए। मेरे साथ ये साहब कभी भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते थे, क्योंकि ये करना पड़ता और ये मैं नहीं कर सकती थी। ये जिन्होंने उनको वहाँ तक पहुँचाया है, ये उन्हीं का कमाल है। बहुत खूब। मैं इस ये बात को क्रेडिट देती हूँ। मिस रेहाम, आपने एक फ़िल्म भी प्रोड्यूस की, गालिबन जाना करके, जानान। जानान करके।
और आप बड़ी तो कराची में हैं, पश्तो सीख लें। एग्जैक्टली और मतलब बड़ी अच्छी उसकी लोगों ने पजीराई भी रही। उसके बाद दोबारा से उस तरफ रुझान नहीं गया आपका? सर बस उस वक़्त कह रहे थे ना कि फैसल वाडा साहब ने पैसे दिए थे, तो फैसल भाई ने पैसे देना छोड़ दिए। नहीं एक्चुअली इट इज़ अ प्रॉब्लम। वो मैंने फ़िल्म जब शुरू की तो उस वक़्त हमारे पास मैंने 2013 में मेरे पास किसी की अर्ज़ी आई अ, हमारे एक दोस्त की कि ये लड़का बैठा हुआ है मेरे सामने और आपने इसका काम करना है। अच्छा ये मेरी ज़िंदगी में बड़ा मसला है कि मुझे ना लोगों के काम करने में इन्वॉल्व कर देते हैं। तो मुझे कहने लगा मैंने अपनी बाइक भी बेच दी है, उसको हेवी बाइक्स का बड़ा शौक था, हायाबुसा भी बेच दी है और बीएमडब्ल्यू भी बेच दी है और इस लड़के के लिए बेच दी है। मैं ये फ़िल्म मेकर आप बनाएँगी। मैंने कहा मैं जर्नलिस्ट, मैं किसी और काम से तुम्हारे पास आई हूँ। तो एनीवे ये नवाब कैफ़ी साहब हमारे बड़े मीडिया मोगल रहे हैं, उनके साहबज़ादे अली ने मुझे कहा कि ये इस लड़के को ये बैठा हुआ है, तो मासूम सा एक लड़का बैठा हुआ था। तो उसके साथ फिर एनीवे उन्होंने उन्होंने जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई तो मुझे वो स्क्रिप्ट नहीं अच्छी लगी। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, तुम्हें फ़िल्म मेकर बनाते हैं, लेकिन पहले तुम स्वाति फैमिली के बारे में एक फ़िल्म बनाओगे और ये मैं चाहती हूँ कि उसमें प्रमोट करें हम। सो मेरा ताल्लुक एक स्वाति फैमिली से है और हम अब सेटलर्स हैं, बफ़ा जो कि मानसेरा बेल्ट में है। लेकिन मुझे बड़ा अफ़सोस होता है जब हमारे खित्ते के बारे में और लोग लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा बॉलीवुड जब कराची वाला दिखाती है, तो वो पता नहीं कौन से सन सिफर का कराची वाला दिखाते हैं कि जनाब, वालिदा मोहतरमा। कराची वाला तो ऐसी बात ही नहीं करता। कराची वाला तो बल्कि उर्दू ही बड़ी मज़ेदार किस्म की है जो कि शायद उर्दू वाले अब समझ समझ ही ना पाएँ। तो मुझे ये लगता था कि अमेरिकन बता रहे हैं कि स्वाति फैमिलीज़ कैसे हैं, स्वात में क्या होता है। आई वांटेड टू मेक अ फ़िल्म जो कि एक रोम-कॉम हो, हल्की-फुल्की हो, लेकिन उसमें एक सब्लिमिनल मैसेज हो कि हमारी खित्ते की ख़वातीन जो हैं बड़ी अ, उनको बड़ा एक इज़्ज़त भी दी जाती है फैमिलीज़ में। उनके बड़ा एक रोब भी होता है और उनकी से भी होती है। तो आई वांटेड टू मेक श्योर कि उस फ़िल्म में आपको एक स्वाति फैमिली का भी कल्चर नज़र आए और आपको जो 5 उसमें प्रोटैगनिस्ट हैं वो ख़वातीन हैं। पर वो बता मतलब वो उसमें ठिशुम-ठिशुम वाला हीरो ना हो। तो वो जो मैंने उसको कहा तो हमने वो फ़िल्म बनाई और बड़ा मुश्किल था जी, फाइनेंस ढूँढना पाकिस्तान में फ़िल्म के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे मुल्क में अभी मुझे बड़ी खुशी हुई कल रात मैंने देखा कि सिंध जो गवर्नमेंट है अपैरेंटली वो कोई सिंध फ़िल्म फेस्टिवल फ़िल्म मेकिंग का फेस्टिवल कर रही है। आई थिंक कि वो भी जो बजट रखा हुआ है वो बहुत कम है। अब बजट्स बहुत बढ़ गए हैं फ़िल्म्स के क्योंकि सिनेमेटोग्राफी इज़ सो एक्सपेंसिव। दूसरा ये कि हमारे सिनेमाज़ ही नहीं है। उस वक़्त थोड़ा-सा इंटरेस्ट था मैं देख रही थी कि थोड़ा-सा कोई पश्तो डायलॉग वग़ैरह हो फ़िल्म में। बट आई वांटेड टू मेक अ फ़िल्म कि जिसमें जब भी मैं कोई ड्रामा देखती हूँ, मेन स्ट्रीम टीवी पे या फ़िल्म में, अच्छा बॉलीवुड को तो चले 100 गुना माफ़ और अमेरिकनों को भी, लेकिन जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी ड्रामा या फ़िल्म बनता है और उसमें जिस तरह आप पश्तून को दिखाते हैं, मुझे तो ज़ाहिर है गुस्सा तो बहुत छोटा वर्ड है, इसको जिसको रेशियल प्रोफाइलिंग कहेंगे। मतलब हर पश्तून चौकीदार नहीं है। अभी भी जो ये फ़िल्म आई है उसमें भी मुझे बड़ी इरिटेशन है। आप पश्तो स्पीकिंग एक्सेंट कोचेज़ रख सकते हैं। अभी ये जो नई फ़िल्म आई है लव गुरु उसमें एक गाना है जो कि इंतहाई नाज़ेबा है। तो आप पश्तो अगर आपको बोलनी नहीं आती, तो किसी से पूछ लें कि इस गाने का मतलब क्या है? 2025 में मुझे समझ नहीं आया कि माहिरा ने कैसे पढ़ी-लिखी और बहुत मतलब एक प्रोग्रेसिव खातून है, उन्होंने माना कैसे ऐसा गाना? उस गाने के बहुत ही गलत मतलब है और इसलिए गलत मतलब है कि अभी शर्मीला फारूकी साहिबा ने एक बिल पास करवाया है। 12 साल लगा के एक बिल पास करवाया है, जो कि सिर्फ़ इस्लामाबाद के लिए है। उसमें भी मौलाना साहब उनको पता नहीं उनको क्या मसरूफियात में से टाइम मिल गया है उनको कि उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें कि 18 साल से कम उम्र बच्ची के साथ आप शादी नहीं कर सकते। और इस गाने के जो अल्फ़ाज़ हैं, दे आर शॉकिंग। तो ये मैं चाहती थी कि मैं फ़िल्म बनाऊँ तो उसमें हम एक जैसे एक्चुअली पश्तो स्पीकिंग फैमिलीज़ हैं आजकल की, पढ़ी-लिखी फैमिलीज़ और जो हमारे जो रेशियल स्टेरियोटाइप्स हैं उनको चैलेंज करें। तो मैंने एक बड़ा मतलब उस वक़्त तो मेरे पास हमने कोई जोड़-जोड़ के 1 करोड़ 25 लाख में पूरी फ़िल्म हमने शूट की
और मुझे हँसी आ रही थी उस वक़्त। आई डिडन्ट रियली वांट टू से कि जब ये एतराज़ात किए कि जी 15 करोड़ यहाँ से लिए, 17 करोड़, आई विश हमने तो बड़े ही बहुत ही शू स्ट्रिंग बजट पे किया। लेकिन उसकी स्टोरी जो थी स्ट्रॉन्ग थी और उसकी स्क्रिप्टिंग जो डायलॉग भी थे वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे और लोगों ने पज़ीराई दी। और कुछ थोड़ी-सी मतलब आई थिंक कि अब नेक्स्ट फ़िल्म जो कि मैंने अब जो लिखी है, वो आई वांट अ लॉट मोर ऑफ माय हैंड्स ऑन इनपुट ऑन इट। बिकॉज़ कुछ चीज़ें मुझे, आई एम अ परफेक्शनिस्ट, तो उधर क्योंकि वो हालात ही ऐसे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा दूर रखना शुरू कर दिया कुछ चीज़ों से। लेकिन फिर भी मेरे नज़दीक वो 100% नहीं थी, लेकिन लोगों ने बहुत पसंद किया, प्रॉफ़िट भी किया फ़िल्म ने, और एक अच्छा मैसेज भी गया। आपने एक स्टेटमेंट दिया और आपने कहा कि हानि अमर बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, उनको शादी के बजाय अपने करियर पे फ़ोकस करना चाहिए। फिर आपने मज़ीद कहा कि अगर वो ऐसे ही मेहनत करती रहें, तो बॉलीवुड में भी अपना मकाम बना सकती हैं। तो व्हाई नॉट लॉलीवुड? पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को आप क्यों नहीं खड़ा करना चाहती? अच्छा जी, मैं कैसे खड़ा करूँ जी? आपकी हुकूमत नहीं खड़ा करना चाहती। जो इदारों पे बिठाए हुए हैं, जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है फ़िल्म मेकिंग से, जो मिनिस्टर्स बिठाए हुए हैं, जिसका काम उसी को साझे वाली बात है, तो बेचारी हानिया क्या करे? वो तो हानिया की तो मैं कहती हूँ कि मेरे अगेन यही ये जो मेरा भांजा है जिसकी मैं आपको बता रही थी, जिसकी वजह से हरिपुर में कैंपेनिंग की, उनकी ये बड़ी क्लोज़ फ्रेंड थी। ये साथ पढ़ते थे और यूसुफ खान ने मुझको ऐसे डब स्मैश पे एक बच्ची की दिखाई। तो जब वो मैं फ़िल्म लिख रही थी तो मुझे थोड़ा-सा आई वांटेड टू, बिकॉज़ स्टोरी तो उसमें स्टोरी तो फ़िल्म की एज़ सच इतनी कॉम्प्लिकेटेड होने की ज़रूरत नहीं होती। कैरेक्टराइज़ेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि हम अब नहीं करते। जिसके पुराने जो हमारे ड्रामास थे, जैसे तन्हाइयाँ हो गया या इवन धूप किनारे वगैरह, उसमें कैरेक्टराइज़ेशन पे बड़ा काम किया जाता था कि लिबास ऐसा पहनेगी आनी, बोलेगी ऐसे, कुतुबुद्दीन का बादशाह ऐसा होगा। आई वांटेड टू फोकस ऑन दैट। तो जब हमने कास्टिंग की तो एक तो एक्ट्रेस की भी बड़ी कमी थी, फीमेल एक्ट्रेस की बड़ी कमी थी। आई वाज़ लुकिंग फॉर समवन कि जो कि हमारी तरह का नाक नक्शा हो। एंड आई कुडन्ट फाइंड एनीवन। जो लीड थी उसके लिए हमें एक फॉरेन एक्सेंट चाहिए था, इसलिए अरमीना का इंतखाब किया, बिकॉज़ उस वक़्त कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो कि फॉरेन एक्सेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी लगे। तो जब मुझे यूसुफ खान ने दिखाया कि ये मेरी एक फ्रेंड है देखिए, तो मैंने देखा तो मैंने कहा 1 मिनट, तो हमने रोल हानिया के लिए लिखा। वो जो बच्ची का रोल है, कस्टमाइज़ रोल था। कस्टमाइज्ड रोल लिखा, बिकॉज़ शी वाज़ लाइक दैट इन द डब स्मैश। और वो थी बड़ी वो कि मैं हुई इतनी क्यूट। तो वहाँ से हमने उसका वो एक बबली एनर्जेटिक सा रोल लिखा, जिसमें वो लड़की बेसिकली क्या है कि, और वो आपको पता है वो लगती भी हमारा उसका जैसे नाक नक्शा है, जिसकी वज़ह से अब पूरी दुनिया उसको एप्रिशिएट कर रही है। लेकिन एक्ट्रेस तो वो ऑब्वियसली इट्स इनबॉर्न, वो तो पहले दिन जो सेट पे आई, और उस वक़्त मैंने इनकी अम्मी को और सारी फैमिली को बड़ा मतलब मुझे आमादा करना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर है देखें वो एबटाबाद से वो फैमिली थी उस वक़्त, और अम, फ़ि फ़िल्म में आने को या मीडिया में आने से पेरेंट्स बड़े घबराते हैं। तो मैंने काफ़ी उनको फ़ोन पे मैं उनको समझाती थी कि नहीं, मैं सेट पे बैठी हुई हूँ, मेरी अपनी बच्ची बैठी हुई है, बिल्कुल सेफ माहौल है, और माहौल भी हमारी फ़िल्म का बिल्कुल क्लीन था। किसी चीज़ की इजाज़त नहीं थी। मतलब मेरे कुछ उसूल हैं जिस तरह से मैंने टीवी किया है और जिस तरह से फ़िल्म भी की। बल्कि इनफैक्ट बड़ी क्लीन डाइट पे भी हमने रखा, मैकडॉनल्ड्स भी अलाउड नहीं था। तो वो बच्ची उस वक़्त, एक तो मेरा ख़्याल है कि लोग अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। उसमें वो था कि उसने डब स्मैश, उस वक़्त तो ये टिकटॉक वग़ैरह कुछ नहीं था। एग्ज़ैक्ट शी हैड द टैलेंट। आज भी हानिया इज़ अ सक्सेस बिकॉज़ नॉट बिकॉज़ वो एक्टिंग अच्छी करती है। कभी-कभी रोल्स उसको इतने अच्छे नहीं मिलते जितना मुझे लगता है कि उसको देने चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे वो कितनी मेहनत करती है। वो एक हार्ड वर्किंग फ़ोकस्ड लड़की है, और मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरे लिए वो मेरी बेटी की तरह है, और आई थिंक कि लोग सिर्फ़ वसीला होते हैं। एंड उस फ़िल्म के बनाने में हानिया तो ऑब्वियसली इज़ अ फ़िल्म स्टार, हीरोइन, लेकिन बहुत से और लोग भी बने। जैसे मैंने कहा कि वो इमरान काज़मी भी एक मतलब फ़िल्म मेकर रजिस्टर हो गया। जो डायरेक्टर था असफ़र, उसको भी मतलब एक बड़ी ब्रेक मिली, एक बड़ा नाम मिला, और उस वक़्त तो फिर एक बनी गाला कनेक्शन भी बाद में मिल गया, पर फ़िल्म हमने पहले शुरू की थी। इसके अलावा उस्मान खालिद भट्ट, वेरी प्राउड ऑफ हिम। हमारे उस्मान मुख्तार, तो मेरा
फ़ोकस ये था कि क्योंकि आप लोग कराची में बैठते हैं ना, तो कराची वाले हम लोगों को घुसने नहीं देते। तो मैं इस्लामाबाद, एबटाबाद, हज़ारा, केपी, क्योंकि आई नो कि हमारा पैच बड़ा टैलेंटेड है। मैं चाहती थी यहीं पे बैठ के हम फ़िल्म बनाएँ एंड एक्चुअली मेरा उस वक़्त टारगेट ये था कि हम वहीं एक फ़िल्म सिटी बनाएँ कि बच्चे कराची ना आना पड़े। हमारा आज जो स्टार है ना, आप देखें, चाहे वो करीना कपूर ही क्यों ना हो, पेशावर से सबका आगाज़ है। राज कपूर हो, फिरदौस जमाल हों, यूसुफ खान, दिलीप कुमार हों, शाहरुख खान। इमरान अशरफ, नहीं अभी भी जो हमारे जो जो टैलेंटेड हैं, शफ़ात अली, ये अंदरून पेशावर, हमारी ये जो बच्ची है, अभी एक और इनफैक्ट अमीर गिलानी, ये सारे पेशावर में बहुत टैलेंट है, हज़ारा में बहुत टैलेंट है, लेकिन एक्सेस नहीं होती ना, हर कोई कराची नहीं आ सकता। सो दैट वाज़ माय एम्बिशन विद दैट एंड ऑल ऑफ देम माशाल्लाह देव ऑल डन रियली वेल। हमारा जो जो बच्चा उस वक़्त कलर ग्रेडिंग पे था, आज माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। अभी मेरी उससे मुलाकात हुई, तो अब व्हेन आई सी देम, जब मैं कुछ उनको अच्छे पहनावे में देखती हूँ, तो मुझे बड़ी यू नो अच्छा लगता है। समीर हमदानी आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ही इज़ बिकम अ डायरेक्टर एंड ही हैड दैट एंड आई आल्सो न्यू कि इनकी फैमिली की सिचुएशंस क्या है। एक-एक बच्चे की फैमिली की सिचुएशन मुझे पता थी। तो आई नो कि हानिया जैसी बच्ची, आपको पता है कोई प्यारी बच्ची 17 साल 18 साल की होती है, उसको कहते हैं जी ये तो बड़ी खूबसूरत है, इसकी शादी करा दें। तो ये देखिए ना, वो व्हाट हैज़ शी डन, वो मतलब बेटों से ज़्यादा, जिसमें एक फ़िल्म मतलब का मशहूर मकालमा है ना कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम है क्या? हाँ, तो नहीं, ये वही वाली बात। नहीं छोरे तो हमारे हैं ही कम, लेकिन हमारी छोरियाँ हमेशा से, लेकिन यू सी व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि उसने उसने जो जो हानिया ने किया या जो समीर ने किया, समीर तो ऑब्वियसली एक्टिंग नहीं करा, तो मे बी, पर मुझे तो पता है ना कि कौन-कौन सा बच्चा कहीं पहुँचा है। एंड आई जब भी मैं, अब जैसे हानिया की अगर मैं कहीं पिक्चर देखती हूँ, मेरे दिल में ये खुशी नहीं होती कि शी इज़ अ फ़िल्म स्टार। दिल में ये खुशी होती है कि शी हैज़ डिलिवर्ड फॉर हर फैमिली। उसने अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए जो किया, दैट्स व्हाट आई वांट पाकिस्तानी वुमेन टू डू। वेरी बैड। एंड आई थिंक कि आपने कहा ना लॉलीवुड, लॉलीवुड में बेचारी उसको, मतलब कोई सिनेमाज़ तो आप खोलें पहले, सिनेमाज़ आप बंद कर रहे हैं। सिनेमाज़ सारे के सारे आपको पता है किनके हाथों में हैं और बंद भी पड़े हैं। उसके बाद फ़िल्म मेकर्स, मतलब आपकी सिनेमेटोग्राफ़ी में लोगों को तरीका ही नहीं आता, कलर ग्रेडिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, साउंड मिक्सिंग के लिए हम थाईलैंड जाते हैं। आप देखिए ना कि हमारा क्या यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। फिर जो लॉबिइंग है, जैसे पॉलिटिक्स में लॉबी होती है ना कि सब अपनी ही फैमिली को रिज़र्व सीट्स पे ले आते हैं। आई एम सॉरी, मैं तो ब्लंट बात करूँ, ये कराची में भी है। कि चाहे बच्चे में टैलेंट हो ना हो, इधर भी है। जैसे पॉलिटिक्स में डायनेस्टीज़ बनी हुई हैं, आपके फ़िल्म और ड्रामा सीन में भी है। एग्ज़ैक्टली। हर बच्चे में वो टैलेंट नहीं होता जो बाप में था। नसरिन, आप सोशल मीडिया पे बड़ा फ़ाल रहती हैं। मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स पे अपनी राय का इज़हार भी करती हैं, वीलॉगिंग और दीगर अपनी तकारीर के ज़रिए लोगों से मुख़ातिब भी होती हैं। लेकिन आप अक्सर सियासी जमातों पे तनकीद करती हैं और दिफ़ाई इदारों के हवाले से बड़ा मुस्बित बयानिया रखती हैं। क्या आप अपने आप को दिफ़ाई इदारों का खुद साख्ता तर्जुमान समझती हैं या आप सियासी जमातों पे तनकीद करना अपना हक़ समझती हैं? देखिए, जो सियासी जमातें जिनको आप कह रहे हैं, उनको सियासी जमात कहना तो मेरा ख़्याल है गलत बात है। किसी को सियासी लीडर इस वक़्त कहना गलत बात है। और दिफ़ाई इदारों की मैं बिल्कुल तर्जुमान नहीं हूँ। उनके तर्जुमान बहुत हैं जिनको बहुत कुछ मिल रहा है। हमारे साथ ना कोई डायरेक्ट, कोई ना तो मुझे बाहर से डॉलर आ रहे हैं, ना मुझे यहाँ से कायदे-आज़म आ रहे हैं, बिल्कुल भी। मैं जो कुछ कर रही हूँ, लेकिन मैं आई स बिलीव के साफ बात करनी चाहिए। अब मेरा ख़्याल है ये बात करने वाली है ना कि इस वक़्त एज़ वी स्पीक ट्रम्प साहब ने 2 लीडर्स से बात की, ये उनके अल्फाज मैं दोहरा रही हूँ। ये रेहाम खान नहीं है जो कह रही है। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि दोनों लीडरान से मेरी मुलाकात हुई है। मोदी जी अभी होके गए हैं, उन्होंने ये किया और दूसरे लीडर के लिए उन्होंने ज़ोहराना दिया। ये ट्रम्प साहब हैं जो हमारे दिफ़ाई इदारे के तर्जुमान हैं, मैं नहीं। मैं तो आपको न्यूज़ कास्टिंग के तौर पे बता रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर ही को नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर है। मतलब मैंने तो फील्ड मार्शल नहीं बनाया जी। मैं तो नहीं बैठी हूँ ऐवानों में। ना मैं 2018 की मैंने किसी के लिए कैंपेनिंग की, ना मैंने 2024 के इलेक्शंस में वोट डाला। आपको मैं कैंपेनिंग करती हुई दिखाई दी? हम तो वो लोग हैं जो वोट को इज़्ज़त दो की कैंपेन कर रहे थे। उस वक़्त भी किए गुमराह होके, फिर भी किया।
हम तो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे थे। अब जो सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते ही नहीं है, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ था। तो मैं तो उस वक्त भी ये बात कह रही थी, फील्ड मार्शल साहब कि आगे अगर हर कोई उनका मुलाजिम बनना चाहता है, अगर सरसर करना चाहता है, तो ये उनकी ख्वाहिश है। मैं तो नहीं कर रही, मैं तो आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। मैंने ट्वीट क्या किया, मैंने कहा जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, जो कि उनका तारुफ है, एंड ट्रम्प। अब आपकी मर्जी है, आप इसे क्या अखज करें, ठीक है। आई डू ऑल्सो थिंक कि जब आपके खिलाफ दुश्मन मुल्क जंग करता है, जब मेरे पड़ोसी की शहादत होती है, और जब मेरे पड़ोसी की माँ जो शहीद हो गया है, जवान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की जब शहादत होती है, और मैं उसकी यंग बीवी और 2 बेटियों को रोते हुए देखती हूँ, और मैं कैसे ये मान लूं कि अगर आप जंगी हालात में हैं, और इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान को इंडिया नहीं अटैक कर रहा, इस वक्त एक बहुत मेजर थ्रेट है कि आप इजराइल चाह क्या रहा है, ईरान के रास्ते कहाँ जाना चाह रहा है। ये न्यूक्लियर वेपन की जो बात हो रही है, ये किस तरफ इशारे हैं। उस वक्त मेरा ख्याल है कि आप अपने दिफाई इदारे को कैसे ना सपोर्ट करें। दिफाई इदारे का काम है दिफा करना। जब जाफर एक्सप्रेस में इंटेल फेलियर हुआ, मैंने क्रिटिसाइज किया, आपकी नजर से नहीं गुजरा। लेकिन जब जंग की सूरत हाल थी, और आज जो ईरान के साथ सिचुएशन क्रिएट किए जा रही है, उसमें आप दिफाई जो इदारे हैं, खास तौर पे आपकी एयरफोर्स जिन्होंने सबसे ज्यादा अच्छा काम किया, और जो आपके LOC भी जो मैं शेलिंग दे के आई हूँ, जिसमें सिविलियंस की शहादतें हुई हैं, उस वक्त देखिए गलत बात पे आप गलत बात करेंगे, मैं आपको क्रिटिसाइज करूंगी। लेकिन अगर आप अपना काम करेंगे, अब मैं आपको इस पे तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकती कि आप मुझे सख्त सवाल कर रहे हैं, आपका काम ही ये है। अब मैं इसकी वजह से आपसे दुश्मनी कर लूं, राइट। लेकिन अगर आप कोई गैर महज़ब बात करेंगे, या आप कोई ऐसी बात करेंगे जो मुझे लगता है आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर अलाउ नहीं करता, या हमें ऐसी बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि मुस्तकबिल के लिए कोई मसला हो सकता है। सो अगर फील्ड मार्शल से प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई मसला नहीं है, तो आपको रेहाम खान से क्या तकलीफ है कि वो फील्ड मार्शल को कह रही है कि जी फील्ड मार्शल एंड ट्रम्प। बट आई सर्टनली डू थिंक कि पॉलिटिकल लीडरशिप का फुकदान है, वैक्यूम है, आपने बात और ये मेरा कसूर नहीं है, ये इन पॉलिटिकल पार्टीज का कसूर है। अगर लोग चपरासी बनना चाहते हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर है। तो मिस्र हम इस वक्त आपके मुताबिक जो भी मुल्क के हुक्मरान हैं या जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तो नहीं है ना जी। यानी कि आप मुकम्मल तौर पे उनको सिलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स कह सकती हैं, या आपके मुताबिक वो ईमानदारी से ऐवानों में नहीं पहुंचे? देखिए, मेरा ख्याल है आपको भी पता है, सारी अवाम को भी पता है कि कुछ कबूतर उड़ा के पहुंचे हैं, और कुछ के कबूतर उड़ाए गए हैं, ऐसे ही पहुंचे हैं। और मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि आपने जो बात कही ना, मैं जब इनकी स्पोक्स पर्सन नहीं बन सकती, जब मैं किसी सियासी लीडर का हैंडबैग उठा के नहीं फिर सकती, तो व्हाट मेक्स यू थिंक कि मैं किसी वर्दी वाले का स्पोक्स पर्सन बनना पसंद करूंगी। आपके ख्याल में कि आपके तरफ पैगामात नहीं आते, चॉइस तो आपकी होती है ना। पाकिस्तान इस आई एम नॉट अगेंस्ट व्हाट आवर डीप स्टेट वांट्स। इफ एनीथिंग, आई थिंक हम जहां तक पहुंचे हैं वो अपनी डीप स्टेट की वजह से पहुंचे हैं। न्यूक्लियर वेपन डीप स्टेट की वजह से है ना। हमारे पास एक न्यूक्लियर वेपन है जो कि डिटेरेंट है, वो हमने किया ना। वो चाहे जो भी उसका क्रेडिट ले, अब्दुल कदीर खान साहब मेरे पड़ोसी थे, मुझे पता है उनके क्या तासुरात थे, उनके क्या पर्सनल व्यू पॉइंट्स थे, उनको तो कोई बोलने नहीं देता था। वो इनके बारे में क्या ओपिनियंस रखते थे, वो मैंने सुनी हुई है, उनकी फैमिली से सुनी हुई है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो काम दिफाई लीडरशिप का है, उस पे मुझे कोई एतराज़ ना है, ना हो सकता है। आई बिलीव कि न्यूक्लियर वेपन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आई थिंक कि राइट नाउ अगर कोई कहे कि मैं उनकी स्पोक्स पर्सन हूँ, तो ये अनफेयर होगा। इसलिए बिकॉज़ आज फील्ड मार्शल साहब जब वापस पहुँचते हैं पाकिस्तान, और जो आपको एक कम्युनिके रिलीज़ होता है, उसमें क्या है
क्या कहा है कि इजराइल का ईरान पे अटैक जो है हम उसको गलत समझते हैं। ये तो नहीं कहा ना कि उनका दिफाई हक है इजराइल का। अगर ये कहते तो हम कहते जी ट्रम्प साहब ने खरीद लिया है। द फैक्ट कि ही इज बैलेंस्ड एन अमेरिकन चाइना रिलेशनशिप कैसे किया आई डोंट नो, लेकिन हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं कर सकी। मिस रेहम, सऊदी और ईरान का रिलेशनशिप भी मैनेज किया है ना, उन्होंने ने किया है। अब करना उनको नहीं चाहिए, उसूली तौर पे उनको नहीं करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए, उसूली तौर पे पॉलिटिकल लीडरशिप को करना चाहिए, लेकिन द फैक्ट इज कि उन्होंने किया है। मिस आई रेहम, वुड हैव लाइक्ड इट कि पॉलिटिकल लीडरशिप करे, लेकिन नहीं किया। आप फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये बात मान लेते हैं कि जी जो भी क़यादत इस वक्त मुल्क की सतह पे मौजूद है वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से नहीं ऐवानों में पहुंची है, तो फिर आप क्या समझती हैं कि आपके मुताबिक जो वोट था, जो हुक्मरानी का ताज था, वो किसके सर पे सजना चाहिए था, या कौन सी वो जमात है कि जिसके वोट लेके दूसरों की झोलियों में डाल गए? उसका नाम लेना पसंद करेंगे आप? तलहा मैं इससे एक और आई वांट टू गो स्टेप फर्दर। आई थिंक कि बात ये नहीं है कि ये इस बार ऐवानों में कैसे आए हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप कह रहे हैं ना कि फॉर एग्जांपल आप कहना ये चाह रहे हैं ब्लंटली पुट कि आपका ख्याल है कि पीटीआई का वोट पीएमएलएन को दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पीटीआई को केपी दिया गया, पीटीआई को केपी दिया गया। 13 की बात कर रही हैं? अभी की बात कर रहे हैं। पीटीआई को केपी 2024 में दिया गया और पंजाब पीएमएलएन तो नहीं कहना चाहिए, जो भी कोalition है उसको दिया गया। ठीक है, बलूचिस्तान में जो हुआ, कराची में जो हुआ, दूर ही क्यों जाएं, कराची ही देख लें। ठीक है, आई डोंट अग्री विद दैट और उसकी रीजन है। एंड इट्स नॉट कि जी पीटीआई का वोट नहीं मिला या पीएमएलएन का वोट नहीं मिला। देयर इज इट्स अ डीपर, ये समझने वाली बात है। बात ये है कि ये लोग जो ऐवानों में जा रहे हैं, जिस तरह से जा रहे हैं, ये गलत है। आपको लगता है ये पीटीआई, ये जेयूएफ है, ये पीएमएलएन? नहीं, ये एक है, ये एक है। ये 22 फैमिलीज थी जब पाकिस्तान बना, अब 5 है। पीटीआई और पीएमएलएन टेलीविजन प्रोग्राम में एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हो, बाद में मशरूबात के ऊपर आंखों देखा हाल है, साथ बैठे होते हैं, एंकर भी साथ बैठे होते हैं। इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, आपको अच्छी तरह से पता है। तला आपको अच्छी तरह से पता है इनकी बिजनेसेस इकट्ठी हैं, इनके ठेके इकट्ठे हैं, आपस में डील हुई होती है, इस दफा तुम सेंटर में आना, नेक्स्ट टाइम मैं प्रोविंस में आऊंगा। तो बात यह है कि हमारी अवाम जो है ना, उसको किसी को तो बताना पड़ेगा ना कि इनकी हकीकत क्या है। बताना पड़ेगा कि जी इस्लाम के नाम पे आप को सिर्फ वोट बैंक को केटर करें, इनकी हकीकतें लोगों को बतानी पड़ेंगी। मैं समझती हूँ ये तरीका ही गलत है। मैं समझती हूँ कि जो शख्स अपने हलके में रहता नहीं है, 4-4 हलकों से किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। ना बिलावल भुट्टो को एनए 127 कोई लेना देना नहीं है। 80% स्विंग वोट वहां पे क्रिश्चियंस का था। वहां पे क्या काम है? ना वहां पे अता तारर का काम है, ना वहां पे बिलावल भुट्टो का काम है। जो बंदा पिंडी जाता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है उधर से उसके हल्के में क्यों आप लोगों का कसूर है, ये अवाम का कसूर है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। जलसे पे लोग आप लेके आते हैं, कोचेस भर के आप लेके आते हैं, इनके कॉन्वॉय, इनके डाले, इनकी काली विएटे आप लोग भेज रहे होते हैं अपने घर गिरवी रख के कि जी इन्होंने कहा सिर्फ काले डाले आएंगे। आप रोजेस की पेटल्स इन पे फेंक रहे होते हैं, फिर असेस ये करते ओ इसके जलसे पे 1 लाख बंदा था, वो 1 लाख बंदा वो तो नहीं लेके आया, जो बंदा लेके आया है। तो ये तो सारा सिस्टम ही गलत है जी। सबको जी ओ मेरा लीडर महान है, ये भी कल लीडर, वो भी कल लीडर, ये एक तरफा मोहब्बतें है ना। दे डोंट लव यू। अगर वो आपसे मोहब्बत करते तो इस वक्त एक बंदा जो जेल में बैठा है उसके लिए कैंपेनिंग हो रही है, और बाकी जो उसके लिए तंदूर वाला बेचारा मासूमियत में जलील हो गया है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया है। इज्जतदार फैमिलीज की लड़कियां जो कि टिकटॉकर्स नहीं है और आप उनको इंटरव्यू भी नहीं करेंगे, उनके पुलिस रिकॉर्ड्स बन गए, उनकी जमानतों की बात नहीं हो रही। हर एक ने एक एक अपना एक कल्ट लीडर बनाया हुआ है जी। आई लव यू, वो दे डोंट लव यू, दे डोंट लव यू। इफ दे लव्ड यू, वो आपके हल्के में रहता है। आपके किसी हल्के में पीने का पानी नहीं है, लाहौर में पीने का पानी नहीं है, फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं है, कराची में पीने का पानी, कराची में तो खैर नलके में भी पानी नहीं है। ठीक है, और टैंकर के बारे में तो बात ही नहीं कर सकते। ठीक है,
आप लोगों का पूरा सिस्टम ही गलत है। आप लोग शरीफ इंसान को पसंद नहीं, आप लोग नहीं पसंद करते। ये फील्ड मार्शल का कसूर नहीं है। ये आपके किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कसूर नहीं है, आपका कसूर है। आप लोगों की नज़र में इज़्ज़त ही नहीं है जब कोई छोटी गाड़ी में पैदल चल के आ जाए। आप लोगों को पसंद है कोई धिक्के दे, कोई इम्पोर्टेड जूते पहन के आए। आपको नज़र नहीं आता? आप सराह रहे हैं कि वाह! क्या लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं भई। खुद आप लोग कहाँ से ये जहाँ हम बैठे हुए हैं, खुद लोग लंडे के कपड़े पहन रहे हैं। उसमें भी गोरा पैसा बना रहा है। आपको पता है ये जो कपड़े हम जो वहाँ पे हम बेचारे सारी ज़िंदगी बैग्स बना के कि अच्छा जी कपड़े पुराने हो गए, ओह! गरीबों को जा रहे हैं। मुझे अब पता चला कि ये तो एक बड़ी बिज़नेस है। ये कराची में आती है, सॉर्ट होती है, फिर खरीदे जाते हैं। मैंने चीज़ें फेंकने छोड़ दी। हमने बच्चों को कहा नहीं, ये तो कराची में दोबारा रीसेल हो रही है। खुद आप लोग ये कर रहे हैं। खुद आप लोग कॉलरा से, पोलियो से, पता नहीं किस-किस से, गंदी हवा से मर रहे हैं और आप इम्प्रेस हो रहे हैं। ओहो हो! 50,000 पाउंड का किसी ने जूता पहना हुआ है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं तो ये पूरा सिस्टम ही फ्लॉड है। फूलों की पत्तियाँ आप फेंके मुफ्त है और फिर आप तवक्को करते हैं कि जी आपसे मिलते नहीं हैं। मिज़रियाम, आपने बड़ा अच्छा बेड़ा उठाया है लोगों को हक़ाइक़ बयान करने का और अमली तौर पे मैं सिर्फ हकाइक नहीं, मैं आप लोगों को असेंबलीज़ में घसीट के लेके जाऊँगी। मैदान अमल में जाके आप मैं लेके जाऊँगी आपको। जद्दोजहद का आगाज़ करने का इरादा रखती हैं आप, मगर क्या आप समझती हैं कि जो बातें आप कर रही हैं, आपसे पहले भी कई लोग कर चुके हैं? आपके हाल-ए-गुज़िश्ता में ही एक साहब जो कि बड़े आलमी सतह पे मशहूर हुए, उनकी बातें में कुछ आपसे ममासलत लगती थीं, आज वो भी मंज़र आम पे नहीं है। तो डू यू थिंक कि जब तक उस इक़्तिदार के हुमा पे बैठने के लिए आपके पास वो मतलूबा रिसोर्सेज़ ना हों, वो कनेक्शंस ना हों, कैसे आप तब्दीली लाएँगी? कैसे आप फ़र्क क्या है? कैसे आपने कहा इक़्तिदार के मनसब पे बैठने के लिए, आपने कहा तब्दीली लाएँगी। फ़र्क नीयत का होता है। फ़र्क ये है कि कुछ लोग जिसको मैं कहती हूँ ना एम्बिशन विदाउट अ कॉज़ यानी मनसब पे बैठने के लिए आते हैं। ये सब कुर्सी पे बैठने के लिए आते हैं। आपकी कोई नीयत नहीं है हुक्मरानी में? मैं आपको ये बता रही हूँ कि एम्बिशन विदाउट अ कॉज़ कि बस जी आप कुर्सी पे बैठ जाएँ। ये इस तरह है कि जी मैं फ़िल्म स्टार बन जाऊँ, एक्टिंग मुझे नहीं आती, शक्ल मेरी नहीं है, कद मेरा नहीं है, एक्शन मुझे नहीं करना आता, डांस मुझे नहीं करना आता, बस मुझे हीरो बना दो। ये हैं ये लोग। इसको कहते हैं एम्बिशन विदाउट अ कॉज़। बंदा अगर किसी मनसब पे आए तो वो कुछ कर तो सके। कुछ तो उसके पास इख्तियार हो। मैं तो इतने इख्तियार पे भी राज़ी हूँ अगर मुझे कोई कहे कि अच्छा ठीक है, तुम्हें इतना इख्तियार देते हैं कि तुम अपने ज़िले को पानी दे दो। नहीं तो आप देते हैं इख्तियार आप क्या? इख्तियार को तोहफ़तन लेने की पर आमादा क्यों हैं? आप बाकायदा इलेक्शन में वोट करके हासिल करके नहीं, ऐवान तक पहुँचे। मैं समझती हूँ कि एक अकेली रेहाम खान कुछ भी नहीं कर सकती। एक अकेला शख्स ना ढाबा नहीं चला सकता। आपको एक मैकेनिज़्म चाहिए होता है। इन सब लोगों के साथ क्या हुआ? फ़र्ज़ करें कि जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें उसकी नीयत साफ़ थी। फ़र्ज़ करें कि एक्चुअली वो झूठ नहीं बोल रहा था। फ़र्ज़ करें कि जितनी लंबी तस्बीह बाहर उठाए होते थे वैसे ही थे। फ़र्ज़ करें कि ऐसा ही था। लेकिन जिस शख्स को काम ही नहीं करना आता, जिसको फ़ाइल ही नहीं खोलनी आती, जिसने कभी पढ़ा ही नहीं है, जिसको सारा वक़्त मतलब एक डिफरेंट लाइफ़स्टाइल मिली है, उससे तवक्को ही करना। तो आई थिंक कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि विदाउट अ सिस्टम, विदाउट पीपल हू आर लाइक माइंडेड जैसे मैंने कहा कि लोगों को जो हल्के से मैच करता है, जो हल्के में रहा है और जो कोई एक काम तो अपने मोहल्ले के लिए कर जाए। ये लोग तो इलेक्ट होते हैं, ये जाके बैठ जाते हैं इस्लामाबाद में, कौसार से बाहर नहीं निकलते। ये लोग वापस ही नहीं जाते अपने हलकों में। ये ज़रूरी है, ये है चेंज। सो मैं क्या चाहती हूँ? डेफ़िनिटली मैं चाहती हूँ कि सियासी तौर पे मैं नॉट ओनली कि मैं मुतहर्रिक हूँ, मैं लोगों को मुतहर्रिक करूँ कि मैं अकेली ना ऐवान जाऊँ। एक अकेली अगर मैं ऐवान में चली जाऊँ, तो मैं क्या चीज़ पास करवा सकूँगी? बात तो ये है ना कि किसान भी बैठा हो, स्कूल टीचर भी बैठी हो, बेवा भी बैठी हो, सिंगल मदर भी बैठी हो, दीर की किसी टाट के स्कूल से पढ़ा हुआ भी बैठा हुआ। हर एक की इसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स या जो लोअर असेंबली उसका मकसद ये होता है। और सेनेट का मकसद क्या होता है कि जिसकी अपर स्टोरी खाली ना हो, वो आके बैठे। मिस्र हम इंसान जब ज़िंदगी में आता है, तो अपने साथ जज़्बात भी लेके आता है, एहसासात भी लेके आता है
उसका हक है कि अपने जीवन साथी का इंतखाब भी करे। आपकी ज़िंदगी में भी ये मरहला एक से ज़ायद बार आया और आप अल्हम्दुलिल्लाह इसको बड़ा हैपीली हम देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और अल्लाह आपको मज़ीद खुश रखे। कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो तजुर्बा आपके साथ हुआ, कैसा रहा और लोगों के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए एक्चुअली मैंने ज़िंदगी में मैं तो हर एक को कहती रहती हूँ कि मत करो शादी, मत करो शादी। तो लोग कहते हैं ये तो बड़ी हिपोक्रिटिकल बात है खुद 3-3 बार करके, लेकिन इसी वजह से कहती हूँ। आई थिंक कि मैंने नहीं इंतख़ाब किया, हर दफ़ा शादी ने मुझे इंतख़ाब किया है, मुंतख़ब किया है। Because I think I'm a very different kind of a person in the sense कि मैंने कभी जब when I was very young as well, तो तब भी बड़ा I was a happy go lucky kid। तो कभी मैंने जैसे लोगों को शौक होता है ना लहंगा कैसे पहनेंगी, ज्वेलरी क्या पहनेंगी, मेहंदी ये वो, तो मुझे कभी भी शौक नहीं रहा। मुझे I've never been interested in this। इनफैक्ट जिस तरह से पाकिस्तान में शादियाँ होती हैं मुझे इस पे बड़ा एतराज़ है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये इतना ज़ेवर, मतलब इससे बहुत बेहतर है कि आप बच्चों को कुछ दे दें कि वो अपनी ज़िंदगी बना लें। ये जो लोगों को दिखावा है और अब तो अजीब ही कुछ तरीका हो गया है। मैंने तो 3 बार शादी ज़रूर की है लेकिन कभी भी मेहंदी का फंक्शन नहीं था। बिकॉज़ इवन एज़ अ किड आई जस्ट थॉट कि ये बड़ी स्टूपिड बातें हैं। सो मैं मशवरा तो ये दूँगी कि अब ऑब्वियसली थर्ड टाइम राउंड, लेट्स होप सो फार सो गुड। जो चीज़ें मुझे लगता है ज़रूरी हैं, आई थिंक कि देखिए मेरी उम्र में शादी करना जहाँ आपके एक डिफरेंट डायनामिक्स हैं, मतलब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मैंने इतना कुछ सहा है कि मैं बहुत सी चीज़ें अब ऐसी हैं कि जो एक यंग बच्ची जिनका मुकाबला नहीं कर सकती उसको डराया जा सकता है, उसको धमकाया जा सकता है। फिर वन मस्ट नॉट फॉरगेट कि जब यंग उम्र में बच्ची की शादी होती है जो कि जहाँ उसके बच्चे होने होते हैं, उन्होंने फैमिली इकट्ठी शुरू करनी होती है, उस वक़्त इसलिए मैं हानिया जैसी बच्चियों को ये कहती हूँ कि एक तो यंग उम्र में शादी इसलिए नहीं करनी चाहिए लड़कियों को, और अब शायद मेरा ख़्याल है लड़कों को भी, क्योंकि लड़की का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना अब एक मजबूरी बन गई है। आई विश कि ऐसा ना हो। आई विश कि मैं ये कह सकूँगी जी 20 साल से 30 साल की जो उम्र है ख़वातीन की, उसमें उनकी जो मदरहुड है, माँ बनने का उनका ये टाइम होता है, उनको सपोर्ट किया जाए। लेकिन आपको पता है सोसाइटी अब ऐसी है कि मर्द जिस किस्म के अब आ रहे हैं मार्केट में, वो हमारे वालिद साहब जैसे नहीं आ रहे। तो आइडियली तो ये हो कि लड़की की शादी हो, उसको हक महर उधर ही, हक महर मोअज्जल दिया जाए, उससे छीना ना जाए। उसको जैसे शरिया में है, जैसे मतलब एक मौज़ूब सोसाइटी में होना चाहिए कि चलें वो उसके वो बच्चे होंगे, उसके बेबीज़ होंगे, वो बच्चों की लुक आफ्टर करेगी, उसको सपोर्ट किया जाए। फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जाए, ये उसका हक है, इमोशनली भी नर्चर किया जाए, सपोर्ट किया जाए। एंड आई थिंक इसके ऊपर हमारी सोसाइटी में बिल्कुल काम नहीं होता। लेकिन चूँकि हालात ऐसे नहीं हैं, तो मैं वो एडवाइस देती हूँ जो मैंने अपनी बेटियों को दी है, कि पहले खुद सिक्योर हो जाओ, ताकि खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे, लेकिन अगर ऐसी कोई मुश्किल हो तो आपका एक करियर ज़रूर हो। और वैसे भी मेरा ख़्याल है कि जब आप बच्चे पाल भी लेते हैं, तो सब लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, जो आपका करियर होता है ना वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाता। मेरे ऊपर ज़िंदगी में जितने भी मुश्किलात आई हैं, उसमें मेरे साथ मेरी फैमिली नहीं खड़ी रही। कोई जो कहते हैं ब्लड रिलेटिव या कोई फ्रेंड्स, वर्क जो आपका था ना, उसने मुझे सपोर्ट किया है। वर्क कॉलीग्स भी, आप जिनके साथ रोज़ काम करते हैं ना, आप उनके साथ ज़्यादा टाइम गुज़ारते हैं। वो आपके टेम्परामेंट को भी ज़्यादा अच्छा समझता है। तो मैंने देखा मेरा कोई अगर फिज़िकल एक्सीडेंट हुआ है, मेरी जो कॉलीग्स थे या जो मेरी टीम है, वो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया मुश्किल वक़्त में। तलाक हुई या किसी ने कुछ कहा, उन्होंने सपोर्ट किया। इसलिए बिकॉज़ वो आपकी फैमिली है, एक्चुअल फैमिली वो है। सो ये मैं समझती हूँ बड़ा ज़रूरी है ख़वातीन के लिए। और अगर आपने यंग एज में काम नहीं किया तो मेरा ख़्याल है कि आपको फिर मेरी उम्र में आके जब आपके बच्चे बड़े हो जाएँ, शादियाँ हो जाएँ, वो बाहर चले जाएँ, आई थिंक कि आपको सियासत में भी आना चाहिए और जो भी आपकी ड्रीम है वो इस वक़्त भी आप कर सकती हैं। लेकिन शादी के वक़्त मेरा ख़्याल है जिस तरह से हम पाकिस्तान में या पाकिस्तानी सोसाइटी में शादी करते हैं, उस पे मुझे बहुत एतराज़ है। अब आपको पता है ये व्हाट्सएप ग्रुप्स आते हैं, उसमें लिखा होता है
कद 5 फुट 6 इंच, सुन्नी। अब साथ नीचे बाप के घर के प्लॉट का साइज लिखा होता है, 1 कनाल का घर, 8 मरले का घर। डॉक्टर, ये किस किस्म का, मतलब आप ईद कुर्बान पे जब बकरा सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं, उसमें भी कुछ और देखते हैं। क्या हर 5 फुट 6 इंच की लड़की, हर सुन्नी लड़की एक जैसी होगी? ये क्या सुपरफिशियल तरीका है? और फिर आप चेक करें कि घर ओनर है, ये लिखा हो कि जी घर ठीक ओनरशिप तो है। नहीं है या फिर किस किस्म के लोगों में आप ऐसी जगह अपनी बेटी देंगे क्यों? ये बड़ी स्टूपिड बात है। तो आपको तो ये देखना चाहिए ना कि वैल्यू सिस्टम क्या है। पैसा भी नहीं देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए दिल खुला है कि नहीं है। क्या फ़ायदा कि बहुत पैसा हो, लेकिन वो पैसा आपकी बेटी को अगर ना मिल रहा हो, अगर उसको नौकरानी की तरह रखा हो, तो फ़ायदा? मेरा ख़्याल है ये चीज़ें नहीं देखी जाती और फैमिलीज़ को देखना चाहिए। मैंने जो इस शादी में महसूस किया कि क्या फ़र्क है, और वो फ़र्क ये था कि इनके वालिदैन जो हैं, उनका जो आपस में रवैया है, देखिए ना, बाप जैसा शौहर होगा, बच्चे थोड़ा बहुत तो उससे सीखेंगे। तो बल्कि बड़ी फ़नी बात हुई, मैं एक दिन कह रही थी अपनी, हम चारों ग्रुप कॉल पे थे, तो मैंने अपनी जो अब सास हैं उनको कहा कि मैं इंटरव्यू पे, ये मैंने कहा कि नहीं, वो एक्चुअली इनके वालिद साहब अच्छे शौहर हैं, तो इस वजह से ये बड़े जिस तरीके से वो हैं, तो कहती हैं मुझसे पूछो। सो मतलब लाइक हमारी जो एक इंटरेक्शन है, या जो एक कंपैटिबिलिटी है, मुझे लगता है कि इनके वालिदैन और मेरे वालिदैन काफ़ी सिमिलर हैं। तो जो चीज़ें और ये मैच करना होता है आपको। ऑफ कोर्स ये शादी ज़रा बड़ी अनयूजुअल है, और मैं नहीं माइंड करती कि इसके बारे में बात लोग करते हैं और करनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा एज गैप है। हमारे आपस में बच्चे नहीं हैं, तो लोग सॉरी फॉर द इंटरप्शन मिस रेहाम, आपने जब शादी की है तो अपना शरई हक इस्तेमाल किया है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली ज़ौजा मुबारका थी, बीबी खदीजा सलामुल्लाह तआला अलैह, उनका भी एज डिफरेंस बहुत था। तो शादी करना और अपना शरई हक इस्तेमाल करना दर हकीकत सुन्नत सहाबा है, बिल्कुल सुन्नत है। रसूल है। तो लेकिन इसमें ना तो कोई शर्म की बात है, और जो ट्रोलिंग आप पे होती है, दरअसल वो उन्हीं लोगों का वतीरा है जो कि अखलाकी तौर पे पस्त हैं। तो लेकिन बतौर ये मेरा ख़्याल है खातून यू डिज़र्व रिस्पेक्ट। एब्सोल्युटली, लेकिन ये सोसाइटल जो नॉर्म्स है ना, देखिए हम कहने को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन ना तो आपके गुसल खाने शरिया कंप्लायंट होते हैं, जहाँ आप सोचते हैं कि यहाँ तो मैं वज़ू नहीं करने के लिए जा सकती, तो ये तो है ही साफ नहीं। ना तो हम सफाई निस्फ़ ईमान कहते तो हैं, करते नहीं हैं। ना हमारे निकाह शरिया के मुताबिक होते हैं, क्योंकि निकाह में जो 2 फ़र्ज़ हैं, उसका एक फ़र्ज़ तो आप निभाते ही नहीं हैं, जो मैंने हक महर की बात की। और ना हमारी तलाक शरिया के मुताबिक होती है, बच्चों की कस्टडी, मतलब कुछ भी जो हमारा रहन-सहन है, हमने तो सिर्फ़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम दे दिया है, और हम सियासत इस्लामिक यानी कि रिलिजन कार्ड पे करते हैं। लेकिन हमारा एक्चुअली कल्चर तो शरिया से बहुत दूर है। मतलब अभी ईद कुर्बान गुज़री है, तो मैं सोच रही थी कि ये आई थिंक कि ये सब पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब इसमें भी दिखावा है। बिल्कुल। आप मफ़हूम से दूर हो गए हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है बिल्स चुकाने के, आपकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो आप क्या मोहल्ले को दिखाने के लिए कर्ज़ा लेके, मतलब ये गलत बात है ना, और इसके ऊपर बात नहीं करता कोई। बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मैंने शादी का कहा, मतलब ये दिखावे के लिए जी कव्वाली नाइट भी हो रही है, क्रिकेट मैच भी हो रहा है, ये किस किस्म की शादी हो रही है? लेकिन जो बात है, जो हक महर की बात है, उसमें आपको लाख रुपए निकालते हुए तकलीफ़ होती है, यहाँ तक कि वो जो कॉलम्स जो निकाह में रखे जाते हैं खातून के हक के लिए, वो भी काट दिए जाते काट हैं, दिए जाते हैं। और औरत पढ़ती भी नहीं है। लेकिन देखिए, आपको एक्चुअली अगर आप शरिया के मुताबिक सोसाइटी चलाएं, जैसे अब भूटान वगैरह में आप देखें, वहाँ पे शादी से पहले एक ट्रेनिंग सेशन भी होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तलाक हो, बताया जाता है कि क्या हकूक हैं, क्या फ़राइज़ हैं, और आप देखिए वहाँ पे बड़ा अच्छा उनका जो मैरिटल सक्सेस रेट है। और फिर हर मकसद के लिए आप ना इस्लाम अपने उसके लिए मोड़ लेते हैं। अगर इस्लाम को आप समझें कि जी चले आप हम तो इस्लाम की बात करें या मुसलमानों की बात करें, आप यूके चले जाएँ, उनका जो डिवोर्स प्रोसीडिंग्स है या जो फैमिली लॉ है, वो एक्चुअली इज़ इंस्पायर्ड बाय शरिया, क्योंकि उनके लॉ में तो एक्चुअली तलाक थी ही नहीं ना, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में तो तलाक थी ही नहीं। लेकिन अब जो लॉ बेस्ड है कि वो जो आपसे जवाज़ माँगते हैं, या जो आपकी पहले डिवोर्स होती है, फिर आपको एक फाइनल डिक्री मिलती है, वो इट्स बेस्ड ऑन
हमारा जो सिस्टम है, लेकिन हम अपने सिस्टम से बड़े दूर हैं। हमने एक फैमिली स्ट्रक्चर को, जो हम सारी दुनिया में कहते हैं जी हमारा फैमिली स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। क्या फैमिली स्ट्रक्चर है? आपका तो निकाह का तकद्दुस ही नहीं है। आप, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में भी देखा है, ये आप नहीं कर सकते। आप उनको काफ़िर कहें, आप उनको क्रिश्चियन कहें, आप उनको जो मर्ज़ी एथियस्ट कहें, वहाँ ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ अपर एलिटिस्ट सोसाइटी में शायद होता, लेकिन बाय एंड लार्ज ऐसा नहीं होता कि जो हम जिस राह पे चल पड़े हैं। बच्चे हम पैदा कर रहे हैं, सड़कों पे पड़े होते हैं बच्चे, या छोटी-छोटी बच्चियों की, अगर आप बहुत अमीर हैं, इतना बड़ा आपने डिज़ाइनर बैग उठाया हुआ है, अपने बच्चे को उठाने के लिए आप एक एडल्ट आया नहीं रख सकते। 7 साल की बच्ची उठा रही होगी। कुछ अजीब ही हमारे कुछ नॉर्म्स बन गए हैं, और ये सारी चीज़ें आई थिंक इनको एड्रेस करना चाहिए। तो ये जो मेरी शादी है, मैं चाहती हूँ कि लोग डिबेट करें इसके बारे में, क्योंकि बिल्कुल शरिया में या लीगली आप किसी बालिग शख्स से शादी कर रहे हैं, उनकी भी तीसरी शादी है। लेकिन चूँकि वो मर्द हैं, तो उनसे वो तो मर्द तो तलाक याफ्ता कभी भी नहीं होता ना। लेकिन इट इज़ अनयूजुअल बिकॉज़ ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो मुश्किल हमको हुई है इस शादी में, वो ये एज गैप की वजह से नहीं हुई। वो इस वजह से हुई है कि ज़ाहिर है वो उनकी सारी फैमिली अमेरिका में सेटल्ड है, वो खुद अमेरिकन नेशनल हैं, और वो कराची छोड़ के गए हुए हैं, और मैं वापस गाँव में रहना चाहती हूँ। तो वो थोड़ा-सा उनको प्रॉब्लम हुई बिकॉज़ बहुत सी चीज़ें उनके लिए बहुत शॉकिंग भी हैं। फिर आपको पता है जो रवैये हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ना आप, पता नहीं क्या वजह है कि पाकिस्तान में अ, अगर आप शादीशुदा भी हैं, तो मेरा ख़्याल है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। मतलब यहाँ पाकिस्तान आने से पहले मेरा ख़्याल था कि आप किसी के निकाह में, आप शादीशुदा हैं, तो आप समझ जाएँगे लोग एग्जैक्टली। कि कमिटेड टेकन। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आई विल बी वेरी ब्लंट, आई फाइंड इट वेरी शॉकिंग। मैं सारी ज़िंदगी यूके में रही है, आप सोच नहीं सकते कि व्हेन यू आर सिंगल, तो आप एक तमीज़ से पेश आते हैं लोगों के साथ। ये बड़ा बुरा समझा जाता है कि आप किसी की मनकुहा तो बड़ी दूर की बात है, किसी की गर्लफ्रेंड के साथ भी आप कोई मरासिम बढ़ाएँ, आपको वो बुरा-भला कहते हैं उस सोसाइटी में। और यहाँ तो मतलब कोई कोई वैल्यू सिस्टम, मतलब जो ऐसी बस्ती का शिकार है। इवन दो वी आर इस्लामिक रिपब्लिक। बट वी आर जस्ट बराए नाम जी, वी आर जस्ट बराए नाम। आई हैड टू टेक, मैंने अपनी बेटी को पाकिस्तानी स्कूल में से निकाला, वो बेचारी पाकिस्तानी बच्चा ही बन गई थी, और वो शी रियली मिसेस पाकिस्तान। लेकिन मैंने देखा ये क्या हो रहा है, स्कूलों में ड्रग्स चल रही हैं, स्कूलों में किस किस्म की बातें हो रही हैं, एक वाहियाती है, एक हाथ दर्जा इमोरालिटी है। एंड आई जस्ट थॉट कि नहीं, इसको तो यहाँ से निकालना चाहिए। एंड आई थिंक इसके ऊपर और ये होता है रोल मॉडल्स की वजह से। जो ज़बान मैंने आपको कहा कि टीवी पे आप ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आप याद करें कि जो हम जिन एंकर्स को देख के हमें शौक हुआ कि हम जी प्रेजेंटिंग करें, ज़िया मोइनुद्दीन की ज़माने की मैं आपको बात करूँ, या कसौटी प्रोग्राम जब होता था, तारिक अज़ीज़ साहब, उबैदुल्ला बेग साहब, तो वो किस किस्म के, राहत काज़मी साहब बड़े अच्छे प्रोग्राम्स होस्ट करते थे एक्टिंग के अलावा भी। और अब मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ ये कैसे, ये टीवी पे बैठा हुआ है, ये कैसे बातें कर रहा है, कपड़े से कैसे पहने हुए हैं, ज़बान जो है और ये आप एक मैसेजिंग कर रहे हैं कि सोसाइटी भी, यू आर मेकिंग इट, नॉर्मलाइजिंग इट, कि जी अच्छा डी किसी को थप्पड़ लगा सही दिया, तौर पे हम गिरावट का शिकार हैं। आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं, टीवी पे दिखा रहे हैं तो आपने नॉर्मलाइज कर दिया, आपने ये दिखा दिया कि जी ये एक्सेप्टेबल है, आप ऐसा करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। राइट। इसलिए हम आपसे जो आज हमने गुफ्तगू की है, हम तवक्का नहीं कर रहे थे कि आप इतना डिटेल में जाके हमसे बात करेंगी। आपका हमारे साथ जो वक्त गुजरा, यकीनी तौर पे हमारे सुनने, हमारे देखने वालों के लिए भी बहुत वैल्यूएबल साबित होगा। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं आज के इस प्रोग्राम में आमद के लिए, मगर इस वादे के साथ कि इस गुफ्तगू को हम मजीद दोबारा से एक और प्रोग्राम में रखेंगे। इंशाल्लाह ताला, एंड आई विल से दिस, क्योंकि मैं जो ऑन एयर कहती हूँ वही मैं ऑफ रिकॉर्ड कहती हूँ। अगर आई रियली थिंक यू डिड अ वेरी वेरी गुड इंटरव्यू, और बहुत से सवालात आई थिंक कि बहुत से लोग भूल जाते हैं सवाल करते हुए, क्योंकि उन्होंने लिस्ट बनाई होती है
और फिर वो उस लिस्ट से कि अच्छा सवाल नंबर 4 के बाद सवाल नंबर 5 पे जाना है, वो सुन नहीं रहे होते। इट्स वेरी गुड टू फाइंड समवन के सुन के अगले सवाल पे जाए। सो वेल डन, आई थिंक आई विल डेफिनिटली बी कमिंग बैक अगेन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम अपने नाजरीन के भी बेहद शुक्रगुजार हैं और अपने तमाम नाजरीन से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे प्रोग्राम के मुतालिक फीडबैक से हमारे यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट एट 5 पे हमें ज़रूर मुतला करें। आज की इस नशिस्त से हम इजाज़त चाहेंगे इस दरख्वास्त के साथ कि पाकिस्तान की खातिर ज़िंदा रहें, पाकिस्तान की खातिर उम्मीद पर रहें। पाकिस्तान हमारी जान, पाकिस्तान हमारी आन। पाकिस्तान जिंदाबाद। आजकल आपकी क्या मसरूफियात है? आजकल भी वही कर रही हूँ जो पहले करी, मुस्तकबिल में किसी सियासी जमात की सूरत में भी हो सकते हैं। जो कि बंद है और वो जो कि सो कॉल्ड आजाद है। मैं उनके साथ मैच नहीं करती। हमने पिछले दिनों आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें आपने मीडिया से बड़े गिले शिकवे किए। किसी मजबूरी के तहत कोई सहाफत करे तो फिर वो सहाफत तो ना हुई ना। अच्छा, आप ये भी कहती हैं कि ये जो इलेक्शन हुए 13 के, 18 के, 24 के, ये हमें पता है इसमें क्या हुआ। 2013 में ये डिसाइडेड था कि KPPTI को जाएगा, पंजाब PMLN को मिलेगा। चूंकि मुझे बताया गया था 2017 में कि 2018 में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। 2018 में तो मुझे नेकेड डेथ थ्रेट्स कि बीबी अब कोई बोला बानी PTI के बारे में तो उसको उड़ा दिया जाएगा। आपका जो किताब लिखना था, दरअसल वो आपकी तरफ से इंतकामी कार्रवाई थी। कौन ये लिखेगा? आपने उस जमात की कैंपेन चलाई जिस जमात के खिलाफ आज आप बात कर रही हैं। अगर आज मैं मिसेस तलहा से पूछूं तो कभी आपकी बुराई नहीं करेंगी। मिस रेहम, आपने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की अलबन जाना करके, उसके बाद दोबारा से उस तरफ रुझान नहीं गया आपका? फैसल भाई ने पैसे देना छोड़ दिया। आपके मुताबिक जो भी मुल्क के हुक्मरान हैं, मेरा ख्याल है आपको भी पता है, सारी आवाम को भी पता है कि कुछ कबूतर उड़ा के पहुंचे हैं और कुछ के कबूतर उड़ाए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट एट 5 के साथ आपका मेज़बान तलहा अनवर हाजिर खिदमत है। आज हमारे शो में मौजूद हैं एक ऐसी मेहमान जो कि शोबे सहाफ़त से ताल्लुक़ रखती हैं। शोबे सहाफ़त के अलावा भी बहुत कुछ किया है, इसके अंदर फ़िल्म मेकिंग भी है, लोगों से बातचीत भी है और साथ ही साथ मुल्क के लिए बेहतर सोच होने के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी में बेहतरियाँ लाने के लिए भी कोशां हैं। इस मुख्तसर से तारुफ से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी खुसूसी दावत पे आज तशरीफ़ लाने वाली मोहतरमा जनाब रेहाम खान साहिबा आज हमारी मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे अभी तक शायद अफसोस है कि मैं आपका इंट्रोडक्शन इतनी तफसील नहीं दे सका जिसकी आप हकदार थी। आप थोड़ा मुझे पहले ये बताएं कि आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं और क्या कर रही हैं? सब मिलियन डॉलर क्वेश्चन तलहा, सब यही पूछना चाहते हैं कि कर क्या रही हैं, आखिर आप करती क्या हैं, क्या करती रहते हैं। तो आई थिंक कि आजकल भी वही कर रही हूँ जो पहले कर रही थी। अब थोड़ा-सा डॉक्यूमेंट करना शुरू किया है, क्योंकि जो मैं 2012 में जब पाकिस्तान आई, तो तब तो एक फैमिली सिचुएशन की वजह से आई, अपनी वालिदा के लिए आई। लेकिन साथ मैंने सोचा था कि 1-2 प्रोग्राम करूँगी, शायद थोड़ा-सा टीवी पे काम करूँगी। जैसे लोग सोचते हैं ना कि बाहर इतनी मेहनत की है, बाहर इतने बर्तन धोए हैं, इतनी ड्राइविंग की है, पाकिस्तान में आके मैं ज़रा थोड़ा-सा अय्याशी करूँगी, लेकिन वो हो नहीं सका। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, तो आई जस्ट गॉट इन्वॉल्व्ड और वो जो खैबर पख्तूनख्वा की जो डायनामिक्स थे, वो सियासत या वो सीन जो मुझे बचपन का याद था और बलूचिस्तान का भी, जो 2 एरियाज़ जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी रहे एंड ऑब्वियसली बिकॉज़ मैं वो ज़बान बोलती हूँ, उस कल्चर को समझती हूँ और उसकी नॉलेज ज़रा ज़्यादा थी। तो मैंने उस पे फ़ोकस करना शुरू किया, तो बहुत इश्यूज़ के अंदर मैं इन्वॉल्व हो गई और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो कि मुझे लगा कि लोग जो ऐवानों में बैठे हुए हैं ना, जो वो ड्राइंग रूम की सियासत करते हैं, जो कि सिर्फ़ पॉश सेक्टर्स में इस्लामाबाद के बैठे होते हैं या कराची के बड़े कोई हाई एंड रेस्टोरेंट्स में बैठे होते हैं, उनको पता नहीं है कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, लोगों की सिचुएशन क्या है। फिर कुछ अरसा गुज़रा तो मुझे समझ आई कि वो जानना चाहते भी नहीं हैं। वो शायद गर्मी में, धूप में आके देखना नहीं चाहते। वो देखना नहीं चाहते कि कहाँ-कहाँ गटर खुले हैं। उनको बदबू आती है, उनको तकलीफ़ होती है, तो वहाँ जाते ही नहीं, वो देखना नहीं चाहते। लेकिन मैंने वो ज़िंदगी का मकसद उस वक़्त से बनाया। फिर जब
ऑपरेशन की बातें हुई, ज़रब अज़ब ऑपरेशन की बातें हुई, तो मैंने बड़ी उस वक़्त मुखालफत की और फिर जाके ग्राउंड पे काम किया। इस वजह से नहीं क्योंकि मैं समझती हूँ कि इंतहा पसंदों को या दहशतगर्दी को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसको इंटेलिजेंस बेस्ड होना चाहिए, जिसमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जो हमारे कप्तान हैं, लांस नायक हैं, मेजर्स हैं, उनकी शहादतें भी ना हों और हमारे जो बच्चे और ख़वातीन हैं, वो दर-बदर ना हों, आईडीपी जिसको कहते हैं, घर में रहते हुए घर से दर-बदर ना हों। तो मेरा ख़्याल है कि वो एक्टिविज़्म जो था उसको मैंने डॉक्यूमेंट कभी नहीं किया और उसकी वजह ये थी कि अक्सर ऐसे एरियाज़ में आप काम कर रहे होते हैं जहाँ आप नहीं चाहते कि उसकी फुटेज बाहर दुश्मनों के हाथों में आए। और मुझे उस वक़्त भी अंदाज़ा था कि प्रॉक्सी वॉर हो रही है, शुरू हो चुकी है और वो वही हुआ। आपने देखा बलूचिस्तान में इतना बड़ा एक क्या कहेंगे, मतलब एक प्रॉक्सी वॉर की इंतहा हो गई जाफ़र एक्सप्रेस की सूरत में। और कैसे उनके पास इतनी इंटेल थी कि इस तरह से मतलब ऑलमोस्ट 2 दिन लगातार आपने यरग़माल बनाया ख़वातीन को, बूढ़ों को, बच्चों को, लेबरर्स को, मज़दूर क्लास को। ना सिर्फ़ ये कि हमारी आर्म्ड फ़ोर्सेस को और जो लॉ एनफोर्समेंट है, इंटेलिजेंस को उसको मैनेज करना पड़ा, उसको बड़ी केयरफुली हैंडल करना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद हमने अपना जो मौक़िफ़ था, दुनिया के सामने पेश नहीं कर सके। उसके कुछ हफ्तों के बाद आपका पहलगाम में एक अटैक होता है जो कि बड़ी ही सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में होता है कि 1.5 घंटे उनकी अपनी इमदाद नहीं पहुंचती और वो सारी दुनिया में ढंढोरा पीटते हैं और हमको जज ज्यूरी खुद ही बन के हमको क्रिमिनल करार दे देते हैं और फिर हमारी रेजिडेंशियल एरियाज पे बॉम्बिंग कर देते हैं। तो मैं ये करती रही हूँ इतने सालों से। अब जो मैं जहाँ-जहाँ जा रही हूँ, अब मैं उसको फ़िल्म कर रही हूँ और मैं दिखा रही हूँ लोगों को। और वो इसलिए भी दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी ऐवानों में तो जो 24 करोड़ अवाम है ना, जो पाकिस्तान का पानी पीता है, जो दुबई में और यूके में अपनी गर्मी की छुट्टियाँ और न्यू ईयर्स नहीं मनाते, जो बिजली का बिल नहीं दे सकते, उनकी ऐवानों में नुमाइंदगी नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें हर हलके में जाके इनको ज़रा आईना तो उनको नहीं दिखा सकते, लेकिन शायद मैं लोगों को इंस्पायर कर सकती हूँ कि आप ये बड़ी गाड़ियों वालों को नुमाइंदगी ना दें। वो लोग जो हलके में रहते हैं, जो आपके मोहल्लेदार हैं, जो उन्हीं स्कूलों से पढ़े हैं जिनसे आप पढ़े हैं, जिनकी कोई पर्ची नहीं है, उनको आप नुमाइंदगी दें। एंड आई रियली वांट टू फोकस कि ख़वातीन की नुमाइंदगी हो। और इसमें कोई मेरे नज़दीक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि जिसमें आपको अपनी कोई मशरक़ी जो रिवायात हैं या हमारा शरिया जिसकी इजाज़त देता है या नहीं देता, उसको क्रॉस किया जाए। मेरा ख़्याल है ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम अपनी चादर, चारदीवारी, अपनी जो कल्चरल सेंसिटिविटीज़ हैं, उनको मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए हम ख़वातीन की नुमाइंदगी को आगे ला सकते हैं और उसके साथ-साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बहुत खूब। मिस रेहम, आपने जो बात की, जो आपने अपनी जद्दोजहद का ज़िक्र किया, उससे हमें ये पता लगता है कि आप मुख्तलिफ़ शोबाजात पे इंसानी ज़िंदगी के पहलुओं पे काम कर रही हैं। ये जद्दोजहद क्या सियासी होगी या ये महज़ एक खिदमत अवाम फलाही बहबूद एनजीओ की तर्ज पे रहेगी? देखिए तलहा कराची में ना शिपा सर्विस चलती है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब की सर्विस चलती है। आपको याद है जब 800 लाशें कराची में हीट वेव के बाद पड़ी थीं, तो शिपा की एम्बुलेंसेज़ आईं, हुकूमत की नहीं आईं। ये हुकूमतें ये समझती हैं कि जब कोई फलाही बहबूद के काम करता है तो वो कहते हैं अच्छा ये कर रहा है चलो छोड़ो। मुझे क्या ज़रूरत है एम्बुलेंस सर्विस देने की, शिपा कर लेगी। तो मैं समझती हूँ ये सिचुएशन ही गलत है। मैं समझती हूँ जद्दोजहद सियासी ही होनी चाहिए और सियासी जद्दोजहद के बड़े अ, एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है कि आप एमपीए बन जाएँ, किसी की मखसूस नशिस्त पे जो कि ख़वातीन के लिए एक रोल महदूद किस्म का रोल बनाया हुआ है कि आप एक वाज़ की, एक डेकोरेशन पीस के तौर पे आ जाएँ, आपकी सुनी ना जाए, आपको बोलने की इजाज़त ना हो, बस आप कोई अच्छा-सा पीला जोड़ा पहन के आएँ तो स्पीकर साहब कहेंगे, "क्या वाह! जोड़ा आपने पहना हुआ है।" ये एक महदूद-सा रोल है। दूसरा एक रोल मैं समझती हूँ, सियासी जद्दोजहद का वो है कि आप लोगों को आगाही भी दें और उनको एनेबल करें कि आपको खुद अपनी नुमाइंदगी करनी है। क्योंकि मैं समझती हूँ हर चीज़ सियासी है। ये पानी हम पी रहे हैं, इसका जिस क्वालिटी का पानी हम पी रहे हैं, बिजली जनरेटर की आवाज़ मुझे आ रही, ये सब सियासत है।
हम जिस तरह से रह रहे हैं, जिस खौफ में जिंदा है, ये सारी सियासी जिद्दोजहद ही से मुमकिन है कि या ये हम ठीक कर लें या हम इस तरीके से बैठे रहें। तो मेरी आदत नहीं है, आई एम अनकॉम्प्रोमाइजिंग पर्सन। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ। जैसे मैं पाकिस्तान में आई तो लोगों ने कहा मैडम यहाँ पे ऐसे ही होता है, यही चलता है। तो देखिए, अच्छी चीज़ किसी किसी माशरे की पिक करनी चाहिए। जो चीज़ अच्छी है, हमारे माशरे में बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के बिजली भी नहीं आती 20-20 दिन, पानी भी नहीं आता, टैंकर को आप 18,000 रुपए भी देते फिर भी पानी नहीं आता, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, ये अच्छी बात है। बेहतरीन, यानी ठीक है? कि इस बात को आप पबांग रहल कहती हैं कि आपके कुछ सियासी अज़ाइम हैं, जो मुस्तक़बिल में किसी सियासी जमात की सूरत में भी हो सकते हैं। आई थिंक क्योंकि देखिए जो एग्ज़िस्टिंग सियासी जमातें हैं, म आप आपके अगर मैं क्रू से पूछूँ तो क्या आप मुझे बख्श देंगे ये जो इस वक़्त जो सियासी जमातें हैं, वो जो कि बंद है और वो जो कि सो कॉल्ड आज़ाद हैं, मैं उनके साथ मैच नहीं करती। हम में से कोई जो भी नौकरी पेशा है, जो भी अपने बिल खुद देना चाहता है, ठीक है? जिसके बिल कहीं और से नहीं आ रहे, जिसका पेट्रोल फ्री नहीं है, जो गाड़ियाँ खुद खरीदता है, जो कि अपने हैंडबैग खुद खरीदता है, जूते खुद खरीदता है, हम इनके साथ बैठ ही नहीं सकते। ना ये हमारे साथ बैठ सकते हैं, ना मैं इनको बर्दाश्त कर सकती हूँ, ना ये मुझको बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि मुझसे तो जी हज़ूर ही नहीं होती। मिसरियाम, आपने सहाफ़त से अपने करियर का आगाज़ किया और अब आप एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रही हैं। मगर इस सफ़र के दौरान आपने कई मुश्किलात भी देखी और हमने पिछले दिनों आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो ग़ालिबन कराची में ही थी। उसमें आपने मीडिया से बड़े गिले-शिकवे किए। आपने कहा मीडिया जो है ये नहीं करता, मीडिया वो नहीं करता। देखिए, मीडिया जो भी फ़ैसला लेता है वो हालात और वक़्त के दायरों के तहत लेता है। अगर उसको कोई डायरेक्शन देने लगे तो फिर वो मीडिया तो ना हुआ ना। देखिए, मीडिया अगर हालात को देखकर किसी मजबूरी के तहत कोई सहाफ़त करे तो फिर वो सहाफ़त तो ना हुई ना, फिर तो उसको कुछ और नाम दिया जाएगा। तो मीडिया से मेरे गिले हैं और मेरे मीडिया से पहला गिला ये है कि अमेरिका में मीडिया जो कर रहा है ना, वो उनकी डीप स्टेट के मुताबिक कर रहा है। उनका जो एजेंडा है, उनका जो लॉन्ग टर्म गोल है कि उन्होंने चाइना कंटेनमेंट करनी है, उन्होंने आपका जो गज़ा सी फ्रंट है, वो लेना है, उन्होंने एक नई कैनाल बनानी है, उन्होंने कंटेन करना है उनको सीरिया के बाद फ़लस्तीन, फ़लस्तीन के बाद ईरान, ईरान के बाद टर्की, खुदा न ख़ास्ता पाकिस्तान की तरफ भी मैली नज़रें। ये उनका एजेंडा है, तो दैट्स फाइन। यूके में भी लोगों का एजेंडा हो सकता है। पाकिस्तान में मीडिया का एजेंडा क्यों उनके एजेंडे से मैच करता है? पाकिस्तान में जो मीडिया का एजेंडा है ना तो आप अवाम की बात करता है। मीडिया जो है आपको नहीं बताता। अगर मैं कोई बात ऐसी उजागर करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी मानसेरा से आई हूँ। मेरा वालिद साहब का जो आबाई गाँव है वो मानसेरा बेल्ट में आता है। वहाँ पे जंगलात में आग लगी हुई है, हर साल लगती है। मेन स्ट्रीम मीडिया को फुर्सत ही नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया एक सियासी पार्टी और एक सियासी किरदार के बीच में से निकल ही नहीं पाता। और ये अब आप देखें कि उस दिन जब मैंने ये मुबारकबाद देने के लिए गई प्रेस क्लब के जो सदर हैं, वो भी हमारे हमारे ही एरिया से हैं और वो बहुत मुझे बड़ी खुशी हुई कि दोबारा उनको सदर बनाया गया। मैं उनको मुबारकबाद देने के लिए गई थी। उन्होंने कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैं उनसे गिला ये कर रही थी कि भाइयों, बीबियों, मुझे क्यों नहीं पता चला ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। अव्वल तो मुझसे ना पूछे, ज़रदारी साहब से पूछे, सदर साहब वो हैं। दूसरा ये कि ये चीज़ वायरल नहीं हुई, वायरल कुछ और हो रहा है। तो मैंने कहा कि वो तो अगर अपने को वायरल कर रहे हैं इट्स फाइन, एक पार्टी का तो ये मौक़िफ़ हो सकता है, टारगेट हो सकता है। मीडिया क्यों, मतलब मुझे भी सामने देखते हैं, मैंने नहीं सवाल का जवाब देना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे नहीं पता किसके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कौन अंदर है, कौन कितने अरसे अंदर है, कौन बाहर है, ना पूछें। मैंने कहा मैं तंग आ गई हूँ। अब आप उनकी ज़हानत देखें कि उन्होंने वो एक क्लिप निकाल के वो वायरल किया। पूरी 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मैं ये कह रही हूँ कि भई बताओ तो सही शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, टीवी पे नहीं दिखाते हो तुम लोग। बताओ तो सही कि फील्ड मार्शल साहब को यूके इतने हाई प्रोफाइल विज़िट पे बुलाया हुआ था उस वक़्त। यूके बुलाया हुआ था, किंग ने बुलाया हुआ था, किंग चार्ल्स ने बुलाया हुआ था। मैंने कहा वो आप दे ही नहीं रहे हैं। तो मैं तो ये पूछ रही थी क्या कितने डॉलर मिल रहे हैं आपको कि आप नहीं बता रहे कि प्राइम मिनिस्टर कौन है? नहीं बता रहे कि फील्ड मार्शल को यहाँ की नोट स्पीच देने के लिए बुलाया है। अब उन्होंने वो सारा का सारा
और ये मेरा ख्याल है कि या तो मीडिया की काहिली है, या वो बहुत तेज है, या आप लोग बाकी बहुत सुस्त हैं। बिकॉज मैं समझती हूँ कि ये जो सहाफत हो रही है, ये 3+1 शोज जो हो रहे हैं, ये एक चीप लो कॉस्ट मॉडल है, जिसमें कोई भी आपने कंक्लूजन नहीं देनी। आपकी नीयत नहीं है अच्छा प्रोग्राम प्रोड्यूस करने की, क्योंकि सस्ता मॉडल है। एक को इधर से बुलाएं, को दूसरी तरफ से बुलाएं, वो एक दूसरे को थप्पड़ मारें, गालियां दे, बीच में एक आए, नहीं नहीं नहीं, बस ये आपका प्रोडक्शन मॉडल है। और हमने किया है 2012 से। मैंने पाकिस्तानी 8 बजे का शो किया है, 10 बजे का शो किया है, और तब भी मैंने ये जो है ना, ये फजूलियात इजाजत ही नहीं दी। उस वक्त इतना बुरा नहीं था, उस वक्त भी हमें एजेंडा मिलता था, उस वक्त भी हमें 3 लाइंस मिलती थी, मुझे भी मिलती थी, नहीं फॉलो की। अच्छा, आप ये भी कहती हैं कि ये जो इलेक्शन हुए 13 के, 18 के, 24 के, ये हमें पता है इसमें क्या हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ? ज़रा हमारे व्यूअर्स को भी बता दें। देखिए, 2013 में तो थोड़ा-थोड़ा हुआ। 2013 में तो इतना नहीं हुआ, एंड आई थिंक प्रोबेबली बिकॉज़, लेकिन आई डू थिंक कि 2013 में ये डिसाइडेड था कि केपी पीटीआई को जाएगा, पंजाब पीएमएलएन को मिलेगा। पीएमएलएन को आखिरी मिनट तक ये पता नहीं था, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे ये। 23 मार्च का जब जलसा, मैंने चूँकि पहले जलसे नहीं देखे थे, तो 23 मार्च का जलसा मैंने पहली दफ़ा एक पीटीआई का जलसा देखा। तो मुझे कोई ख़ास बहुत आउट ऑफ द ऑर्डिनरी भी नहीं लगा, और मुझे बुरा भी नहीं लगा। लेकिन जब मैंने तो जाके वहाँ पे देखा, और नॉट ओनली सहाफ़त की नज़र से, बट एक्चुअली बिकॉज़ आई हैड नेवर सीन अ पीटीआई जलसा। मैंने कभी 23 मार्च का किसी का भी जलसा नहीं देखा था। तो मुझे काफ़ी डिसऑर्गनाइज़ भी लगा, कुछ अच्छी बातें लगी, मैंने बड़ा उसका फेयर एक अकाउंट दिया। लेकिन उसके फॉलोइंग वीक मेरी कुछ मुलाकात इंटरव्यूज़ के सिलसिले में किसी से पीएमएलएन की लीडरशिप से हुई, तो मुझे लगा कि वो बड़े डरे हुए थे। तो मुझे नज़र आ रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं तो अब नई आई हूँ पाकिस्तान में, मुझे क्या पता है? मैंने तो सर सफ़ेद नहीं किया हुआ था यहाँ पे। मैं तो ना पहले कभी किसी चीफ़ की ब्रीफिंग लेती थी, ना आज किसी चीफ़ की ब्रीफिंग लेती हूँ। तो जब मैं ज़मीनी हक़ाइक़ देख रही थी, तो मुझे लग रहा था कि क्या हो रहा है? और केपी चूँकि मैं पहचानती थी, कराची मेरा नहीं था फोर्टे, मेरा वो नॉलेज बेस नहीं था। तो मैंने इस वजह से भी कभी कराची पे कमेंट ही नहीं किया ज़्यादा, बिकॉज़ आई डिड नॉट रियली नो मच अबाउट इट। तो आपका एक सब्जेक्ट पे उबूर हो तो आप बात करें, या आपकी दिलचस्पी हो, या आप वो ज़बान बोलते हो। तो मुझे ये नज़र आ रहा था कि केपी तो पीटीआई को जा रहा है। ख़ासकर जब एनए 1 बिलौर साहब की शहादत हुई, तब मुझे लगा कि ये तो पीटीआई। तो मैंने उस वक़्त निशानदेही की कि शहरयार आफरीदी जीतेंगे, शहराम तरक्कई जीतेंगे, और इस पे एक हमारे अब तो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उस वक़्त मुझे डाँट भी पिटी। एक हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और काफ़ी टेम्परामेंटल से हैं, तो उन्होंने मुझे कहा, "बीबी आप नई आई हैं।" मैं चुप हो गई, पर मुझे पता था कि ये होने जा रहा है, क्योंकि मैं देख सकती थी, और मुझे ये भी नज़र आ रहा था कि पंजाब या जो फेडरल हुकूमत है, वो पीएमएलएन को जा रही है। 2018 में तो सीन ही कुछ और था। 2018 में तो मुझे, जब पनामा हुआ 27 जुलाई को, तो उसके बाद तो जिसको कहते हैं ना नेकेड डेथ थ्रेट्स, कि बीबी आप तो समझ जाएँ, संभल जाएँ। अब कोई बोला बानी पीटीआई के बारे में तो उसको उड़ा दिया जाएगा। पहले मेरे पीएस को ये डेथ थ्रेट आई, फिर मेरे जो पुराने कंटेंट प्रोड्यूसर थे उनको आई, फिर मेरा एक कोऑर्डिनेटर था, उसके हॉस्टल पहुँच गए। मेरे पीएस की वालदा गवर्नमेंट स्कूल टीचर थी, उनको धमकियाँ। तो जब मुझे धमकी मिली, तो फिर मैंने सोचा, ओह दिस इज सीरियस। मुझे बताया गया 10 साल प्लान है, शेरवानी तो वहीं जा रही है। आप तो ख्याल करें, आपके घर में 2 बेटियां हैं। बड़े बरादराना मशवरे भी आए, कुछ क्रिकेटर से भी आए फोन कॉल्स, कि हमारा दिल तुम्हारे लिए दुखता है, तुम क्यों ऐसे पंगे लेती हो, जाओ तुम कहीं हॉलिडे पे चली जाओ। जब मुझे ये थ्रेट मिली, तो मैं हूँ प्योर ब्लडेड पश्तून, तो धमकी नहीं माननी हमने। शराफ़त से, तमीज़ से, मोहब्बत से आप हमसे कुछ करा लें। लेकिन फ़रेब कोई दे और धमकी कोई दे, वो अपनी गैरत के खिलाफ है। फिर मैंने 2 हफ्ते में बैठ के किताब लिखी। उससे पहले एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था। तो ये 2017 के अगस्त में जो मुझे थ्रेट्स आई हैं, आई रिमेंबर कि छोटी ईद और बड़ी ईद के दरमियान, फिर मैंने सोचा, ओह! अगर ये वाक़ई मुझे मार दिया, तो कौन लिखेगा ये कहानी? यानी कि मिस रेहम, आपका जो किताब लिखना था, दरअसल वो आपकी तरफ से इंतकामी कार्रवाई थी? नहीं, इंतकाम ही नहीं। इट वाज़ कि अगर इन्होंने मुझे वाक़ई मार दिया,
तो पाकिस्तान में तो सच बोलने वाले हैं ही बहुत कम। अगर मुझे मार दिया तो कौन ये लिखेगा? और देखे ना, जो बातें मैंने उस वक़्त कही, मुझे क्या, चूँकि मुझे बताया गया था 2017 में कि 2018 में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। मुझे ये बताया गया था और मुझे ये भी बताया गया था कि उनको भी हम लॉलीपॉप दे रहे हैं। वो भी अपनी शेरवानी शायद से लाएँ, लेकिन मिलेगी इधर। तो मुझे पता था कि मेरे पास वक़्त बहुत कम है, कि मुझे वाक़ई अगर उड़ा दिया गया, तो कौन लिखेगा? और फिर मैंने इस बात की निशानदेही की 2018 में कि ये जो हाइब्रिड सिस्टम आया है, और मैंने, किताब तो बाद में आई, क्योंकि किताब तो मैं, आई वाज़न्ट एंटायरली प्रिपेयर्ड विद इट। किताब एक्चुअली पब्लिश 31 अगस्त 2018 को हुई है, इसलिए क्योंकि मुझे पब्लिशर ही नहीं मिल रहा था। मेरे इतने कनेक्शंस नहीं थे कि पब्लिशर आपके नॉर्मली रेडी होते हैं, जो लोग कनेक्टेड होते हैं। मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी कि कोई पब्लिशर मिले। मुझे बड़े उसके ऊपर, ज़ाहिर है, थोड़े बहुत चीज़ें, मेरे पास पैसे थे, लीगल रीड के लिए भी पैसे खुद देने पड़े। तो ये ऐसे काम लोग अकेले नहीं करते। तो वो मैंने बस नियत ठान ली थी, मैंने किया। लेकिन मैंने साथ-साथ आर्टिकल्स में, इंटरव्यू में जनरल बाजवा को एड्रेस करके कहा कि आप देख लें आपके साथ क्या होगा। और मैंने इन लोगों को भी, पीटीआई वालों को भी और बाकियों को भी, कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम की बुनियाद रखी जा रही है, ये एक पपेट निज़ाम की बुनियाद रखी जा रही है, और अब इसके बाद बदतरीज ज़वाल आएगा। अच्छा, आपने ज़िक्र किया पीटीआई था। आप ये भी कहती रही हैं कि पीटीआई को काउंटर करने के लिए, उसकी सोशल मीडिया टीम को टफ टाइम देने के लिए हमारे इदारे कुछ नहीं कर रहे, हमारी हुकूमतें क्यों नहीं कर रही? तो क्या आप नहीं समझती कि किसी को गैर ज़रूरी तौर से उसके जमहूरी हक से, आज़ादी, इज़हारे ख़याल राय से महरूम करने के लिए उसको कैद कर देना, उस पे कदम लगाना नामुनासिब अमल नहीं? नहीं, नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि किसी और को कर्व करें। मैंने हमेशा ये कहा है कि आप अगर टैंक आ गए हैं आपकी दुश्मन के पास, तो आप नेल क्लिपर के चाकू के साथ उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं मुकाबला करने में बिलीव करती हूँ। मैं मैं लोगों को बंद करने में, लोगों के ऊपर जबर करने पे, ये तो कोई जीत ना हुई ना। मैं तो पीटीआई नहीं हूँ कि बैक स्टैब करे। ये तो पीटीआई की रीत है ना कि एक खातून, एक घरेलू खातून और उसके बच्चों को आप, जो कि बिल्कुल जिसको पता ही नहीं है, आप अनसस्पेक्टेड उस पे अटैक कर रहे हैं। किताब आई 2018, 31 अगस्त 2018 को हार्पर कॉलिन्स से पब्लिश की। अटैक मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर थ्रू आउट 2014 पीटीआई करती रही। फिर 2014 के आखिर में जब ट्वीट्स आई और सारी बातें शुरू हुई, तो उस दौरान, मतलब पहले ही हफ्ते से आप देखें उठाएं कि मेन स्ट्रीम टीवी पे, मैंने ये नहीं माइंड करती कि मुझे क्या कहा या मेरे बच्चों को क्या कहा। जो ज़बान इस्तेमाल की गई, वो गैर मुहज़्ज़ब ज़बान है कि आप टीवी पे इस्तेमाल करें जहां आपकी फैमिली बैठी हुई है, जो मेरे लिए इस्तेमाल की गई। और मैंने उस वक्त कहा, 2015 में जब मैं वापस आई, तो मैंने उस वक्त कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक टेलीविज़न चैनल जॉइन किया, और मैंने कहा अगर ये सारी बातें जो कर रहे हैं, प्रूव करें। पैसे लिए हैं, प्रूव करें। अगर आप कह रहे हैं कि इनके कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं, प्रूव करें, टेक मी टू कोर्ट, अरेस्ट मी। मैंने कहा ये बातें मैं तो बर्दाश्त कर लूंगी, रेहाम खान बर्दाश्त कर सकती है, मेरी बेटियां भी बर्दाश्त कर सकती हैं, आप नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे जब आप पे ये बात आई। और आपने देखा कि फिर वो हुआ, वही कुछ हुआ, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्योंकि जब भी आप किसी की किरदार कशी करते हैं, लोगों की किरदार की धज्जियां उड़ाते हैं या लोगों को पर्सिक्यूट करते हैं, हर शख्स से ये तवक्को करना कि वो मुस्कुराता रहेगा इज अनरियलिस्टिक। हर बंदा एक जैसा नहीं होता। तो मेरे ऊपर तो अटैक्स 2014 से शुरू हुए, 2015 के आखिर में इंटेंसिफाई हुए, फिर पूरा 2016, 2017, 2018 इसलिए आई एम सॉरी टू मैंने इंटरप्ट यू। आपने सुना। कहा कि 2014 से आपकी किरदार कशी का आगाज़ कर दिया, जिस जमात का आपने नाम लिया। जी, मगर आप जब उस जमात के साथ मेरा लिंक भी जोड़ा मगर जाता। आपने उसके बाद उसी जमात की कैंपेनिंग की। ज़मनी इंतखाबात में जाके आप हरीपुर में वोट माँगती रहीं उस जमात के बानी के लिए, और आपने ये भी कहा हम वज़ीरिस्तान भी जाएँगे। आपने उस जमात की कैंपेन चलाई जिस जमात के खिलाफ आज आप बात कर रही हैं। तो आपका ये स्टांस क्या नहीं समझती कि दोहरी पॉलिसी है? नहीं, दोहरी पॉलिसी बिल्कुल नहीं है तलहा। अगर आज मैं मिसेस तलहा से पूछूं और मैं पूछूं
तो कभी आपकी बुराई नहीं करेंगी, वो कभी बुराई नहीं करेंगे। और यही सवाल मैंने यानी कि आपने जानते बूझते आंखें बंद कर ली थी। जानते बूझते की बात नहीं होती। आप एक हाँ, देखिए, थोड़ा आप टच तो आदमी जब भी देखिए, बोलता है। मुझे लगता है तला कि मैं आई बी वेरी वेरी ब्लंट, दिल खोल के मैं आज आपसे बात करूंगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में लोग ये भूल गए हैं कि रहाम खान इंसान भी है। आई थिंक इट जस्ट बिकॉज समबडी इज इन द पब्लिक डोमेन थ्रू नो फॉल्ट ऑफ माई ओन। मैंने नौकरी की, आपने कहा सहाफत से जुड़ी, बच्चों को पालने के लिए, ठीक है। मैं पाकिस्तान आई अपनी वालदा के लिए, मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी, ये था वो लंदन प्लान, मैं उनके लिए वापस आई। उसके बाद मैंने एक सिंगल आदमी से शादी की, क्योंकि मेरे प्रिंसिपल्स में किसी की दूसरी बीवी बनना वाज नॉट पॉसिबल। और जब पाकिस्तानी खवातीन या कोई भी खातून हो, जब आपका कोई बहुत बुरी तरह से पीछा करता है, तो ये आप शायद, चूंकि मर्द है शायद आप नहीं समझ सकते, लेकिन मैं वजाहत कर रही हूँ। फिर जब आपकी शादी हो जाती है तो आप हर कोशिश करते हैं चीजें संभालने की, चाहे उस शख्स में कोई मसला हो, आप पर्दे डालने की भी कोशिश करते हैं। ज़िमनी इलेक्शंस हरीपुर, मैं कैंपेनिंग के लिए नहीं गई थी। अपनी वीडियो मैं मौजूद है सोशल मीडिया मैं वज़ाहत करती हूँ। मैंने यही कहा ना कि मौजूद है। मैंने कहा तलक, चूँकि पाकिस्तानी कौम शायद भूल गई है कि मैं थोड़ा-सा इंसान हूँ, ठीक है? इतना रोबोट। और मैंने आपको कहा कि मैं ये बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन कल अगर आपकी बेटी से किसी ने खुदा न खास्ता इस तरह से इनह्यूमेन रवैया रखा जो कि मेरे साथ रखा गया है, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। मैं तो उसे बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती हूँ। सो लेट मी एक्सप्लेन। जब हम ज़िमनी इलेक्शंस की बात करते हैं हरीपुर की, ये जुलाई-अगस्त की बात है, जो कैंडिडेट वहाँ था, वो कैंडिडेट मेरी, चूँकि मेरी वालदा का ताल्लुक हरीपुर डिस्ट्रिक्ट से था, और जिस कैंडिडेट की कैंपेनिंग के लिए हम गए, वो मेरे नाना की फैमिली फ्रेंड्स हैं। यानी कि वो जिसका चाचा है, वो बच्चा हमारे घर में पला है। ये मैं, इसका ताल्लुक बनीगाला से नहीं है। अब हमारी तरफ ये रिवाज है, आई एम नॉट श्योर, आई एम श्योर कराची में भी ये रिवाज है, कि जब आपकी किसी के साथ सोशल इंटरैक्शंस होती हैं, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, तो वो तवक्को आपसे ये करते हैं, अगर आप रेहाम खान हो या ना भी हो, किसी की पॉलिटिकल कनेक्शन में अहलियां हो या ना भी हो, तो वो आपसे तवक्को करते हैं कि आपको गाँव बुलाते हैं, और तमाम बीबियां आके सारा जो आपका अवाम है उसको बताती हैं कि अच्छा जी, इधर ठप्पा इत्थे लाई, ठीक है। फिर आप उनको बताते हैं कि जी राजा साहब है, ठप्पा इत्थे लाई, फिर उनको रटाते हैं कि अच्छा ये टांगे पे, अच्छा टांगे पे, फिर वो कहती है रिक्शे पे, नहीं 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 टांगे पे। तो हम ये बचपन से करते आए हैं, ये एक तरीका है। मुझे ये बताया गया था, यही बताया गया था कि अच्छा ये आपके भांजे के दोस्त के चाचा हैं, और मेरे नाना की भी, जैसे मैंने आपको बताया, और ये आपकी वालदा का वो है, हम आपको आपकी वालदा का गाँव दिखाएँगे, क्योंकि मेरी पैदाइश पाकिस्तान की नहीं है, मैंने वाक़ई अपनी अम्मी का गाँव नहीं देखा होता। तो मुझे ये बताया गया था, और ये बताया गया था कि आपको हम पनिया दिखाएँगे, और ये बताया गया था कि बस वो लंच होगा, और वहाँ पे मतलब जैसे शामियाने लगे होते हैं ना, ख़वातीन की तरफ जाएँगे। ये तो मुझे बताया ही नहीं गया था कि मैं घर से निकलूँगी और पीछे अनाउंस कर दिया जाएगा कि जी भाभी की अमली सियासत। नोबडी डिस्कस दिस विद मी। ना मुझे पता था, ना मेरे बच्चों को पता था, ना मेरी फैमिली को पता था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि इस हलके का नंबर क्या है या क्या। जब मैं वहाँ पहुंची, आपको ये भी नहीं पता था कि वो किस जमात की टिकट पे खड़े हो? नहीं नहीं, मैं तो ऑब्वियसली, देयर इज नो हार्म इन सपोर्टिंग, ये तो सारी दुनिया में होता है। क्या डेविड कैमरॉन की बीवी उसके लिए कैंपेनिंग नहीं करती, दरवाजे नहीं खटखटाती, उनकी जमात के लिए कैंपेनिंग नहीं करती? इसमें तो कोई, क्या आज अनुष्का शर्मा हर मैच पे विराट कोहली को सपोर्ट नहीं कर रही होती है? तो आप अजीब सी बात करते हैं भाई। जो भी आपका हस्बैंड करता है, से आपका हस्बैंड डेंटिस्ट होगा और उसकी रिसेप्शनिस्ट चली जाएगी, बीमार हो जाएगी, उसके घर में फौतगी हो जाएगी, तो आप नहीं कहेंगे कि मेरी रिसेप्शनिस्ट नहीं है, तुम खड़ी हो जाओ। हमने तो ऐसे ही देखे हैं, हमने तो अपनी वालदा को भी ऐसे देखा है। आपको तो पता है, ये तो पाकिस्तान की तो हकीकत नहीं है, ग्लोबल हकीकत है। हम तो वो मुल्क हैं जनाब कि जहां आपका 56%, 56% जो काम कर रहा है ज़राअत के शोबे में, वो उसको पैसे नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो माँ है, वो बहन है, वो भाभी है, वो बेटी है। तो आपकी तो आदत है ख़वातीन से मुफ्त में काम कराना, फिर उनको ज़लील कराना। जिस दिन रोटी ठंडी हुई उस दिन उसको तीली लगा के जला देना, और कहना खुद इसने आग लगा दी। तो रेहाम खान के साथ भी वही हुआ है जो हर पाकिस्तानी खातून के साथ हुआ है कि अच्छा जी, वो जल गई,
वो उसने अपने को जला दिया, फिर वो चल के जाके खाई में खुद गिर गई। तो ये बातें ना अजीब सी यानी कि आपके बकौल आपने सेक्रीफाइस किया। नहीं, ये आपके ज़हन में कहीं ये बात नहीं थी कि मैं भी मुस्तकबिल की खातून अव्वल हो सकती हूँ। एब्सोल्युटली नॉट। उसकी वजह ये थी, और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मेरे साथ अगर कोई भी हो तो मैं उसको मफाद परस्ती ना करने दूं। चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे वो मेरा भाई हो, मैं उससे अलहदा हो जाऊं। इस तरह से, जिस तरह से 2018 में जो कुछ भी शेरवानी मिली, ये मेरा तो ख्याल है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। इख्तियार के बगैर पोज़ीशन का मिलना चपड़ासीइज़्म है, तो मैं चपड़ासी बनने की कायल नहीं। और मैं ना चाहूँ, देखिए जिस जिस इंसान की आप दिल से इज़्ज़त ना कर सकें, कॉम्प्रोमाइज़ आपको नज़र आए, मेरे साथ ये साहब कभी भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते थे, क्योंकि ये करना पड़ता और ये मैं नहीं कर सकती थी। ये जिन्होंने उनको वहाँ तक पहुँचाया है, ये उन्हीं का कमाल है। बहुत खूब। मैं इस ये बात को क्रेडिट देती हूँ। मिस रियाम आपने एक फ़िल्म भी प्रोड्यूस की, अलबन जाना करके, जानान। जानान करके और आप बड़ी तो कराची में हैं, पश्तो सीख लें। एग्ज़ैक्टली और मतलब बड़ी अच्छी उसकी लोगों ने पज़ीराई भी रही। उसके बाद दोबारा से उस तरफ रुझान नहीं गया आपका? सर बस उस वक़्त कह रहे थे ना कि फैसल वाडा साहब ने पैसे दिए थे, तो फैसल भाई ने पैसे देना छोड़ दिए। नहीं, एक्चुअली इट इज़ अ प्रॉब्लम। वो मैंने फ़िल्म जब शुरू की तो उस वक़्त हमारे पास, मैंने 2013 में मेरे पास किसी की अर्ज़ी आई, अ, हमारे एक दोस्त की, कि ये लड़का बैठा हुआ है मेरे सामने और आपने इसका काम करना है। अच्छा, ये मेरी ज़िंदगी में बड़ा मसला है कि मुझे ना लोगों के काम करने में इन्वॉल्व कर देते हैं। तो मुझे कहने लगा, मैंने अपनी बाइक भी बेच दी है, उसको हेवी बाइक्स का बड़ा शौक था, हायाबुसा भी बेच दी है और बीएमडब्ल्यू भी बेच दी है, और इस लड़के के लिए बेच दी है। मैं ये फ़िल्म मेकर आप बनाएँगी। मैंने कहा, मैं जर्नलिस्ट, मैं किसी और काम से तुम्हारे पास आई हूँ। तो एनीवे ये नवाब कैफ़ी साहब हमारे बड़े मीडिया मोगल रहे हैं, उनके साहबज़ादे अली ने मुझे कहा कि ये इस लड़के को, ये बैठा हुआ है, तो मासूम सा एक लड़का बैठा हुआ था। तो उसके साथ फिर एनीवे उन्होंने उन्होंने जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई तो मुझे वो स्क्रिप्ट नहीं अच्छी लगी। तो मैंने उनसे कहा, ठीक है, तुम्हें फ़िल्म मेकर बनाते हैं, लेकिन पहले तुम स्वाति फैमिली के बारे में एक फ़िल्म बनाओगे और ये मैं चाहती हूँ कि उसमें प्रमोट करें हम। सो मेरा